नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 281 दलदल पार करना। काली छाया कोहरे में छिपी हुई थी, लेकिन यी यून ने बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि का उपयोग करके उसे भेद कर देखा। ऊर्जा दृष्टि में काली छाया स्पष्ट रूप से एक विशाल मगरमच्छ थी जो 10 मीटर से अधिक लंबी थी। इस मगरमच्छ की खाल गहरे रंग की थी जो चट्टान की तरह मजबूत थी, साथ ही इसके सिर पर एक सींग था। मोटी पलकों ने इसकी अधिकांश आंखों को ढक रखा था और इसका शरीर जहरीली और सड़ी हुई काली मिट्टी से ढका हुआ था। यह एक प्राचीन ब्लैकवाटर मगरमच्छ था। ब्लैकवाटर प्राचीन मगरमच्छ केवल इसी संक्षारक दलदल में रहता था। यह बेहद ताकतवर था और इसकी खाल अत्यंत कठोर थी, जिससे यह अजेय बन जाता था। इसमें शवों को खाने की विचित्र आदत थी, विशेषकर सड़े हुए शवों को। ये यून अभी भी जीवित था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे कभी कभार कुछ ताज़ा खाने में कोई आपत्ति नहीं थी। वह ये यून को मारकर कीचड़ में घसीटकर अपने भोजन भंडार के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता था। ब्लैकवाटर एंशिएंट क्रोकोडाइल को देखकर ये यून का दिमाग चमक उठा। इसके साथ ही उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। ब्लैकवाटर एंशिएंट क्रोकोडाइल अपनी पूंछ हिलाते हुए धीरे धीरे ये यून की ओर तैर रहा था। उसके विशाल शरीर से कीचड़ हटता जा रहा था। हालांकि ब्लैकवाटर प्राचीन मगरमच्छ आकार में विशाल था, लेकिन वह बेहद फुर्तीला था। एक बार जब वह किसी शिकार को अपनी निगाहों में ले लेता तो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता। जैसे ही शिकार भागता, वह तेजी से झपट्टा मारता और बिजली की रफ्तार से हमला करता। ये यून जैसी कमजोर और छोटी दिखने वाली शिकार के सामने, जिसका भागने का कोई इरादा नहीं था, काले पानी के प्राचीन मगरमच्छ को यह अजीब लगा। उसकी सुनहरी आंखें ये यून की हर हरकत पर टिकी हुई थीं। ये यून ने चुपचाप अपना ताइकांग धनुष निकाला और अपनी ऊर्जा दृष्टि से उसने देखा कि ब्लैकवाटर प्राचीन मगरमच्छ के पास छिपने का कोई रास्ता नहीं था। ये यून द्वारा अपने हथियार को वापस लेने से ब्लैकवाटर प्राचीन मगरमच्छ क्रोधित हो गया। वह दहाड़ा और भयानक गति से ये यून को मारने के लिए दौड़ा। ये यून तेजी से पीछे हट गया और धनुष की डोरी के जोरदार झटके के साथ एक ठंडी सीटी जैसी चीख सुनाई दी, क्योंकि एक तीर ब्लैकवाटर प्राचीन मगरमच्छ के पेट में जा लगा। बूम! तीर के नोक के भीतर समाहित युवांची ऊर्जा में विस्फोट हुआ, जिससे चारों ओर कीचड़ उड़ गया। ब्लैकवाटर के प्राचीन मगरमच्छ को दर्द महसूस हुआ। हालांकि उसका पेट शल्कों से ढका हुआ था, फिर भी उस भीषण विस्फोट के कारण उसमें से खून बहने लगा। वूश वूश वूश! ये यून लगातार अपने धनुष से तीर चला रहा था। काला पानी का प्राचीन मगरमच्छ अपने शरीर को सिकोड़कर अपने कठोर कवच का इस्तेमाल हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा था। युआनची लगातार विस्फोट करता रहा और पवन काटने वाले तीरों ने दलदल में कीचड़ का तूफान खड़ा कर दिया। कीचड़ भरे दलदल में ब्लैकवाटर प्राचीन मगरमच्छ बहुत क्रोधित हो गया था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जिस कमजोर दिखने वाले शिकार पर उसने निशाना साधा था, वह उसे इतनी दयनीय स्थिति में पहुंचा देगा। वह गुर्राया और उसका विशाल शरीर दलदल से उछल पड़ा। उसकी लंबी पूंछ पत्थर के खंभे की तरह नीचे गिरी और वही यून की ओर झूलने लगा। ये यून ने अपनी गति तकनीक का चरम प्रदर्शन किया और एक के बाद एक कई परछाइयां बन गईं। और एक छलांग में ही वह 30 मीटर से अधिक दूर पहुंच गया। पूंछ टकराने में नाकाम रही, लेकिन जब वह जमीन से टकराई तो उसने एक जोरदार धमाका किया, जिससे भारी मात्रा में कीचड़ उड़ गया। ये यून ने उड़ती हुई कीचड़ से बचने के लिए 1000 आर्मी कृपान का इस्तेमाल किया और फिर मुड़कर भाग गया। ब्लैकवाटर एंशिएंट क्रोकोडाइल गुर्राया और ये यून का पीछा करने लगा। उसका विशाल शरीर अपने पीछे कीचड़ की लहरें छोड़ता चला गया। ये जल्दी ही ये यून के पीछे पीछे ब्लैकवाटर दलदल से निकलकर निर्जन भूमि में पहुंच गया। ब्लैकवाटर एंशिएंट क्रोकोडाइल तेज था, लेकिन केवल कीचड़ में ही। दलदल से बाहर निकलते ही उसकी गति स्पष्ट रूप से कम हो जाती थी। कुछ देर तक गुस्से में यून का पीछा करने और कुछ किलोमीटर तक यात्रा करने के बाद काले पानी के प्राचीन मगरमच्छ को बेचैनी महसूस होने लगी। दलदल से बहुत दूर चले जाने के कारण उसे थोड़ा सा खतरा महसूस हुआ। उसकी गति धीमी हो गई और उसने ब्लैकवाटर दलदल में लौटने के बारे में सोचा, लेकिन इसी क्षण ये यून भी रुक गई। ये यून मुस्कुराया। इस विशालकाय जीव को यहाँ लाना आसान नहीं था, तो वह इसे भागने कैसे दे सकता था। ये यून ने अपना ताइकांग धनुष लिया, अपनी अंतरस्थानिक अनबूटी से एक तीर निकाला और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए। ये देखकर कि ये यून के पास भागने की कोई योजना नहीं थी और इसके बजाय उसने उस पर हमला करने की योजना बनाई थी, ब्लैकवाटर प्राचीन मगरमच्छ ने फिर से गुर्राया और ये यून पर झपट्टा मारा। ये यून ने एक दुष्ट मुस्कान दी और अपनी उंगलियां छोड़ दी, जिससे तीर टूटते तारे की तरह निकल गया। तीर सीटी बजाते हुए हवा में उड़ गया। ब्लैकवाटर एंशिएंट क्रोकोडाइल अपनी मजबूत रक्षा प्रणाली से अवगत था, इसलिए वह ये यून के तीर से नहीं डरा। तीर का सिरा सीधे उस पर लगा, लेकिन जिस क्षण तीर ब्लैकवाटर एंशिएंट क्रोकोडाइल को लगा, पेंग! एक भयानक विस्फोट हुआ। तीर के नोक के भीतर छिपा हुआ ऊर्जा का मनका फट गया। मकड़ी के जाले जैसी ऊर्जा की लहरें रहस्यमय हिमपातकारी शक्ति के साथ निकली। तुरंत ही जहां कहीं भी ऊर्जा की तरंगें छुई, वह स्थान सफेद बर्फ के क्रिस्टल में बदल गया। अपनी दिव्य वनयात्रा के लिए ये यून ने विशेष रूप से कई खाली तीर के नोक तैयार किए थे। फिर उसने उनमें विभिन्न प्रकार के सुराही मनके रखे थे। ये यून ने इस प्रकार के लगभग 6 फ्रॉस्ट एनर्जी एरे बीड्स तैयार किए थे। इस प्रकार की बर्फीली मनका को शक्तिशाली नहीं माना जाता था, क्योंकि यह निर्जन पशुओं को मार नहीं सकती थी, लेकिन यह निर्जन पशुओं को नियंत्रित करने और उन पर काबू पाने में कारगर थी। इसने योद्धाओं को निर्जन पशुओं को जीवित पकड़ने में मदद की। काचा विंड चेजिंग एरो से टकराने के बाद ब्लैकवाटर एंशिएंट क्रोकोडाइल पूरी तरह से बारीक बर्फ के क्रिस्टलों से ढक गया था।
ब्लैकवाटर एंशिएट क्रोकोडाइल एक ठंडे खून वाला जानवर था, इसलिए बर्फीली ऊर्जा के प्रति उसका प्रतिरोध बहुत कम था। आइसी स्ट्रैंड्स बीट के कारण उसका विशाल शरीर तुरंत बहुत धीमा हो गया। ब्लैकवाटर प्राचीन मगरमच्छ ने अपनी प्रचंड शक्ति से बर्फ के क्रिस्टलों को चूर चूर करते हुए जोरदार संघर्ष किया। हालांकि ब्लैकवाटर प्राचीन मगरमच्छ भागने ही वाला था, लेकिन ये थोड़ा सा समय ही उनके लिए पर्याप्त था। ये यून चीते की तरह फुर्तीला हुआ और ब्लैकवाटर एंशिएट क्रोकोडाइल के सिर पर छलांग लगा दी। उसके शरीर से चटकने जैसी आवाजें निकली। एक झटके में उसने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से ईंट जैसा हथियार निकाल लिया। यह तलवार ये यून ने दिव्य वनवास में प्रशिक्षण के लिए आने से पहले विशेष रूप से तैयार की थी। 1000 सेनाओं की तलवार को म्यान से निकालते ही खून बहना स्वाभाविक था, लेकिन अधिकतर समय ये यून को अपने प्रतिद्वंद्वी को मारना आवश्यक नहीं होता था। नौसिखिए रैंकिन प्रतियोगिता के दौरान ये यून को ईंट काफी उपयोगी लगी थी, इसलिए उसने इस प्रशिक्षण अनुभव के लिए एक ईंट तैयार रखी थी। जिस ईंट पर कोई आकृति अंकित नहीं थी, उसका केवल एक ही फायदा था, वह काफी भारी थी और काफी मजबूत भी। ये यून ने जलीय ड्रैगन की तरह अपनी कमर कस ली। ऊर्जा उसके दोनों हाथों में भर गई और उसने ईंट को ब्लैकवाटर प्राचीन मगरमच्छ के थूथन पर दे मारा। दिव्य वन्य जीवन नामक पुस्तक में दर्ज अभिलेखों के अनुसार प्राचीन काले पानी के मगरमच्छ का शरीर अत्यंत मोटी पपड़ियों से ढका हुआ था, जो उसे अजेयता प्रदान करती थी। उसका कवच तो और भी अधिक मोटा था। उसका पेट हमेशा जमीन से सटा रहता था, इसलिए बहुत से लोग उस पर हमला करने में रुचि खो बैठे। लेकिन इसकी एक कमजोरी थी। इसके थूथन के बीचों बीच एक ऐसा स्थान था जहां ब्लैकवाटर एंशिएट क्रोकोडाइल की असंख्य नसें मौजूद थीं। उस स्थान पर गंभीर हमले होने पर ब्लैकवाटर एंशिएट क्रोकोडाइल सुन्न हो जाता था। आमतौर पर ब्लैकवाटर प्राचीन मगरमच्छ अपनी कमजोरी को बचाने के लिए हमेशा सतर्क रहता था। हमले से बचने के लिए उसे बस अपना सिर झटकना होता था। लेकिन इसमें वह स्थिति शामिल नहीं थी जब कोई व्यक्ति उसके शरीर पर सवार होकर उसकी थूथन पर ईंट से वार करे। धत्तेरे की धातु की एक झनकार सुनाई दी। ये यून का हमला लाखों पाउंड की ताकत के बराबर था। ये यून द्वारा बुरी तरह पीटे जाने के बाद ब्लैकवाटर प्राचीन मगरमच्छ का दिमाग चकरा गया। अपने कम फुर्तीले दिमाग के बावजूद उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका पीछा कर रहा कोई इंसान अचानक उसका सिर पकड़कर उसे कुचल देगा। ब्लैकवाटर एंशिएट क्रोकोडाइल अपनी कमजोरी पर हुए हमले से क्रोधित हो गया। वह दहाड़ा और जैसे ही उसने ये यून को काटकर नीचे गिराने की कोशिश की, ये यून ने दूसरी बार अपनी ईंट का इस्तेमाल किया। धत्तेरे की एक और तेज आवाज के साथ ब्लैकवाटर प्राचीन मगरमच्छ की दहाड़ तुरंत धीमी पड़ गई। इस दूसरे हमले से ब्लैकवाटर एंशिएट क्रोकोडाइल का दिमाग सुन्न हो गया था। उसकी सुनहरी आंखों में तारे चमक रहे थे। वह अपनी बची खुची ताकत से संघर्ष कर रहा था, अपने शरीर को लुढ़का रहा था, इस उम्मीद में कि जमीन का सहारा लेकर ये यून से पीछा छुड़ा सके। लेकिन ये यून के पैर लोहे की पट्टियों की तरह मजबूती से काले पानी के प्राचीन मगरमच्छ की गर्दन पर जकड़े हुए थे। मगरमच्छ चाहे जितना भी छटपटाए, वही यून का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। यही कारण था कि यून ने काले पानी के प्राचीन मगरमच्छ को काले पानी के दलदल से बाहर निकालने का विकल्प चुना। यदि वह काले पानी के दलदल में लोटपोट हो जाता तो जहरीली मिट्टी में डूब जाने पर ये यून को परेशानी हो सकती थी। तुम्हारे पास अभी भी ये डेथ रोल करने की ताकत है, ये यून हंसते हुए बोला और अपना तीसरा ईंट जैसा वार किया। डोन ये यून ने काले पानी के प्राचीन मगरमच्छ की थूथन को चकनाचूर कर दिया। खून बहने लगा और काले पानी के प्राचीन मगरमच्छ का शरीर फड़फड़ाने लगा। जब से उस तीर से उसका शरीर जम गया था, तब से उसकी गति धीमी हो गई थी, जिससे ये उनको उसके कमजोर बिंदु पर आसानी से हमला करने का मौका मिल गया। डोन 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 चौथी, पांचवी और छठी बार चोट लगी। ये यून को तोड़ने फोड़ने की लत लग गई। ब्लैकवाटर के प्राचीन मगरमच्छ की शुरुआती दहाड़ और छटपटाने से लेकर अंत में उसकी धीमी सी कराह तक उसका विशाल शरीर कांपते हुए एक गुच्छे में सिमट गया था। इससे पहले इसने दिव्य वनभूमि के साधकों को देखा था। इसने पहले भी साधकों के शवों को खाया था और उन्हें भगाया भी था, लेकिन इसने कभी ऐसा क्रूर इंसान नहीं देखा था जिसने इसे पीटने के लिए इस तरह के तरीके का इस्तेमाल किया हो। हाँ, यह कोई लड़ाई नहीं थी, बल्कि पिटाई थी। उसे यह भी पता था कि वह इस भयानक इंसान का मुकाबला नहीं कर सकता। ब्लैकवाटर प्राचीन मगरमच्छ को बुरी तरह पिटने के बाद बुरी तरह घायल देखकर ये यून धीरे धीरे रुक गया। उसके पैर अभी भी ब्लैकवाटर प्राचीन मगरमच्छ की गर्दन पर अटके हुए थे। वह सोने की ईंट अभी भी ब्लैकवाटर प्राचीन मगरमच्छ की थूथन पर लटकी हुई थी। ब्लैकवाटर प्राचीन मगरमच्छ के लिए यह एक भयानक खतरा था। ये यून ने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बात समझ पाओगे या नहीं, लेकिन अब तुम मेरे अस्थायी वाहन बनोगे और मुझे ब्लैकवाटर दलदल के पार ले जाओगे। अगर तुम्हारे मन में कोई कुटिल विचार आया, जैसे दलदल में बीच में कूदना, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हारी नाक तुरंत सूज जाएगी। ये यून ने एक हाथ में ईंट और दूसरे हाथ में 1000 सेनाओं की तलवार पकड़ी हुई थी। तलवार की ठंडी धार ब्लैकवाटर प्राचीन मगरमच्छ के थूथन पर जा लगी। अगर मैं ब्लैकवाटर दलदल में गिर जाऊं तो मुझे अपनी युवांची ऊर्जा खर्च करनी पड़ सकती है, लेकिन मैं आसानी से 2-4 घंटे तक जीवित रह सकता हूं। इतने समय में मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसे ही ये यून ने ये शब्द कहे, 1000 आर्मी कृपान ब्लैकवाटर प्राचीन मगरमच्छ के थूथन पर सरक गई। हालांकि इसने ब्लैकवाटर प्राचीन मगरमच्छ के शल्कों को काटा नहीं, लेकिन थूथन में एक ऐसी ठंडी अनुभूति हुई जिससे ब्लैकवाटर प्राचीन मगरमच्छ बुरी तरह डर गया। निर्जन प्राणियों में स्वाभाविक रूप से उच्च स्तर की बुद्धि होती है। अब जब उसका जीवन खतरे में था और ये यून ने उसे बुरी तरह पीटा था, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि वह ये यून के इरादों को समझ गया था। यदि इसने विरोध नहीं किया और ये यून के इरादों का पालन किया, तो इसका जीवन खतरे में नहीं था। आगे बढ़ना। ये यून ने अपनी 1000 सेनाओं वाली तलवार से इशारा किया। काला पानी का प्राचीन मगरमच्छ कुछ देर के लिए अचंभित रह गया, फिर उसे ये यून का इरादा समझ में आया। इसके बाद वह ये यून के इशारे की दिशा में रेंगने लगा।
धीरे धीरे ये ब्लैकवाटर दलदल में घुसते हुए और भी तेजी से रेंगने लगा। ब्लैकवाटर प्राचीन मगरमच्छ को वाहन के रूप में इस्तेमाल करके ये यून दलदल में प्रवेश करने और बड़ी मात्रा में युआनची को बर्बाद होने से बचाने में सक्षम था। इस प्रकार ये यून को केवल युआनची का उपयोग करके विषैले धुएं को दूर करने की आवश्यकता थी। इस तरह वह अपनी सहनशक्ति बनाए रखने के साथ साथ ब्लैकवाटर दलदल को भी तेजी से पार कर सकता था। अध्याय 282 उल्कापिन खाए। एक हाथ में सोने की ईंट और दूसरे हाथ में 1000 सेनाओं की तलवार लिए ये यून ने तलवार की नोक काले पानी के प्राचीन मगरमच्छ के थूथन पर रख दी। काला पानी का प्राचीन मगरमच्छ डर गया था कि ये यून उसे मार डालेगा, इसलिए वह केवल ये यून के निर्देश का पालन करते हुए उसे दलदल के पार ले गया। छप छप ब्लैकवाटर एंशिएंट क्रोकोडाइल का शरीर संक्षारक कीचड़ से टकराता हुआ दलदल में और गहराई की ओर बढ़ने लगा। जब ये यून ने दलदल के गहरे हिस्सों का नजारा देखा तो उसने चुपचाप आह भरी। काला पानी का दलदल सचमुच मौत से भरा हुआ स्थान था। दलदल में बहुत सारे कीचड़ के गड्ढे थे और अगर कोई सावधान न रहे तो वह उनमें से किसी एक में गिर सकता था। यहाँ निष्क्रिय अवस्था में पड़े निर्जन प्राणियों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन निर्जन प्राणियों की हड्डियों की संख्या बहुत अधिक थी। सभी निर्जन प्राणियों का मांस गल चुका था, यहाँ तक कि बची हुई निर्जन हड्डियों ने भी अपनी अधिकांश ऊर्जा खो दी थी। दलदल के विषाक्त पदार्थों के कारण वे काली पड़ गई थीं। ये यून ने दलदल में आधे दबे हुए पहाड़ की चोटी की तरह दिखने वाले एक विशाल अजगर की हड्डियां भी देखी। सैकड़ों मीटर तक आकाश में फैली उसकी पसलियां नीले आकाश को भेदने वाले भाले की तरह लग रही थीं। ये यून को यह विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि इतना शक्तिशाली और निर्जन जानवर यहाँ मर जाएगा। दलदल में कुछ ही निर्जन जीव थे, लेकिन विषैले पौधों की भरमार थी। कुछ लताएं विषों से भरी हुई थीं और कई मीटर ऊंची थीं, और कुछ विचित्र रंगीन फूल थे जो लाशों को निगल सकते थे। ये यून ने एक हवाई जहाज के अवशेष भी देखे। ये झुंड के गहरे हिस्से में बुरी तरह क्षतिग्रस्त पड़ा था। इसका ढांचा बुरी तरह सड़ चुका था और उस पर खून जैसे लाल रंग की काई उगाई थी। दिव्य वन्यभूमि में उड़ने वाले वायुयान आमतौर पर आकार में विशाल होते थे। उनमें तरह तरह के यंत्र, हथियार और तोपें लगी होती थीं, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए 10 से अधिक मानव स्वामी स्तर के मनुष्यों की आवश्यकता होती थी। ये यून ने भी इसी तरह के एक हवाई यान में यात्रा की थी जब वह दिव्य राजधानी से ताया दिव्य शहर आया था। अगर किसी छोटे हवाई जहाज पर हवा में उड़ने वाले निर्जन जीवों द्वारा हमला किया जाए तो वह आसानी से दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। जब हवाई यान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो पर्पल ब्लड क्षेत्र के योद्धा जो उड़ नहीं सकते थे, उड़ने वाले निर्जन जानवरों से लड़ने के लिए आत्महत्या करने को तैयार थे। इसलिए जब किसान प्रशिक्षण के लिए बाहर जाते थे तो वे किसी भी प्रकार के हवाई जहाज का इस्तेमाल नहीं करते थे। एक बड़े हवाई जहाज को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था और वे महंगे भी थे। दूसरी ओर छोटे हवाई जहाज ज्यादा उपयोगी नहीं थे और अपने बड़े आकार के कारण उन्हें एक अंतरस्थानिक वलय के अंदर नहीं रखा जा सकता था। ये यून के सामने मौजूद हवाई यान छोटी श्रेणी के जहाजों में से एक था जो उड़ नहीं सकता था। संभवतः इसे साधकों द्वारा विशेष रूप से काले पानी के दलदल को पार करने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वे बीच रास्ते में किसी दुर्घटना का शिकार हो गए होंगे या उन पर ब्लैकवाटर के प्राचीन मगरमच्छों जैसे निर्जन जानवरों ने हमला कर दिया होगा, जिसके परिणामस्वरूप जहाज नष्ट हो गया और उस पर सवार सभी जीव मारे गए। इतनी छोटी नाव में रक्षात्मक क्षमता न के बराबर थी। इसके अलावा काले पानी के दलदल में पानी भी बहुत कम था। ये ज्यादातर जहरीला कीचड़ था, इसलिए कीचड़ में नाव की गति स्पष्ट रूप से बहुत धीमी थी। ये निश्चित रूप से ये यून के काले पानी के प्राचीन मगरमच्छ से अतुलनीय थी। अपने सामने मौजूद उदाहरण को देखते हुए ये यून काले पानी के प्राचीन मगरमच्छ को अच्छे और बुरे दोनों का विनाश करने से रोकना चाहता था। उसकी 1000 सेना वाली तलवार ने काले पानी के प्राचीन मगरमच्छ पर गहरा वार किया, जिससे वह कांप उठा। उसके चारों पैर और भी तेजी से चलने लगे और वह आगे बढ़ने लगा। यात्रा तब तक चलती रही जब तक कि अर्धचंद्र दिखाई नहीं दिया। अंत में ये यून को दूर से जमीन दिखाई दी। सामने जमीन देखकर ये यून ने राहत की सांस ली। आखिरकार उसने अपनी तनावग्रस्त नसों को शांत किया। उसने ब्लैकवाटर एंशिएंट क्रोकोडाइल के थूथन से 1000 आर्मी सेबर को अलग किया और किनारे पर छलांग लगा दी। ब्लैकवाटर एंशिएंट क्रोकोडाइल ने अपनी सुनहरी आंखों में चिंता भरी नजरों से ये यून को घूर कर देखा। ये यून मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद। इतना कहकर ये यून मुड़ी और भाग गई। काले पानी के प्राचीन मगरमच्छ को ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो और वह जल्दी से अपनी पूंछ हिलाते हुए कीचड़ में घुस गई और दूर भाग गई। ... ब्लैकवाटर दलदल को पार करने के बाद उल्कापिन खाई पहले से ही करीब आ रही थी। ये यून को हवा में व्याप्त शुद्ध यांची की प्रचुरता का एहसास हो रहा था। उसने एक सुरक्षित स्थान ढूंढा और वहां घंटों ध्यान लगाकर स्वयं को सर्वोत्तम अवस्था में पहुंचाया। अगले दिन से असली लड़ाई शुरू हुई। रात शांत थी। कोई भी निर्जन जानवर जो 1000 फीट लंबे काले रेशम के कीड़े जैसे राजा श्रेणी के निर्जन जानवरों के मल से भी नहीं डरते थे, प्रकट नहीं हुए। अगली सुबह जब सूरज निकला तो ये यून एक चट्टान की चोटी पर खड़ा होकर दूर तक देखने लगा। उसके सामने एक अंतहीन बंजर निर्जन भूमि फैली हुई थी। जमीन लाल रंग के चट्टानों के टुकड़ों और बारीक बजरी से भरी हुई थी। निर्जन भूमि के किनारे जहां क्षितिज था वहां एक गहरी घाटी थी जो मानो किसी पर्वत श्रृंखला को काटती हुई प्रतीत होती थी। ऊबड़ खाबड़ चट्टानें इस प्रकार फैली हुई थी मानो किसी चीज ने धरती को चीर दिया हो। यदि कोई हवाई यान से नीचे की ओर देखे तो उसे ऐसा लगेगा कि वह गहरी खाई किसी देवता द्वारा अपनी दिव्य तलवार से खोदा गया एक विशाल निशान है। उल्कापिन खाई के बीचों बीच एक हल्की यांग अग्नि चमक रही थी। उसकी गर्मी से कुछ किलोमीटर के दायरे में सब कुछ लाल हो गया, यहाँ तक कि आकाश में बादल भी वाष्पीकृत हो गए। उल्कापिन खाई के जितना करीब जाते थे जमीन उतनी ही शुष्क होती जाती थी। वहां बादल तो थे ही नहीं, बारिश तो दूर की बात थी। अथाह खाई की सतह के नीचे धुंध की एक परत छाई हुई थी जिसने लिप्टों की कई परतों को ढक रखा था, जिससे अंदर घटित होने वाली हर चीज स्पष्ट हो गई थी।
यहाँ की हवा स्पष्ट रूप से अधिक गर्म थी। भयंकर गर्मी में प्रकाश पानी की लहरों की तरह विकृत हो गया। आखिरकार वहां ही गया। अपनी मंजिल को देखते हुए ये यून के मन में गहरी उत्तेजना थी। उसने अपनी गति बढ़ा दी। झुलसती रेत पर कदम रखते हुए ये यून हवा की तरह तेजी से उल्कापिंड खाई के किनारे पहुंच गया। गहरी खाई से गर्म हवाएं चल रही थीं। हवा में सांस लेने से उसकी नाकें अजीब तरह से गर्म महसूस हो रही थीं। चट्टान पर खड़े होकर नीचे देखने पर उसे विशाल गड्ढों का एक विस्तृत विस्तार ही दिखाई दिया। इन गड्ढों के नीचे निरंतर फैली हुई घाटियां और गहरी दरारें छिपी हुई थीं। ये सभी चीजें भारी मात्रा में लाल धुएं के भीतर छिपी हुई थीं, जिससे इन्हें देखना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस धुएं में सैकड़ों मीटर नीचे खाई से आसमान तक उगते हुए अजीबोगरीब लेकिन अज्ञात विशालकाय पेड़ दिखाई दे रहे थे। वे बेहद शानदार थे। जिस जगह पर साल भर कभी बारिश नहीं होती थी, वहां इतने विचित्र पेड़ उगते थे। ये सचमुच एक अद्भुत जगह है। उद्धरण चिन्ह। ये यून भावनाओं से भर गया था। उसके लिए ये कल्पना करना मुश्किल था कि किस प्रकार का उल्कापिंड जमीन पर गिरने के बाद ऐसा दृश्य उत्पन्न कर सकता है। ओह! तेज गर्म हवाओं के बीच ये यून को जानवरों की हल्की हल्की गुर्राहट सुनाई दी। एक विचार के साथ ही उसने अपने बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि खोल दी। अथाह खाई की विशाल और असीम सतह में ये यून बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि का उपयोग करके धीरे धीरे बहुत सारे ऊर्जा प्रकाश बिंदुओं और जीवन के निशानों को महसूस कर सकती थी। उसका दिल खुशी से भर उठा। ताया डिवाइन सिटी की परिचयात्मक सामग्री में उल्कापिंड रसातल की बाहरी परिधि का विस्तृत वर्णन किया गया था। हालांकि उल्कापिंड की खाई की गहराई में एक गिरा हुआ तारा द्वार था। दिव्य नगरी में इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी। जानकारी इतनी कम थी कि इसका वर्णन केवल एक वाक्य में ही किया गया था। फॉलन स्टार गेट के अंदर यांग ज्वालाएं करोड़ों वर्षों से लगातार जल रही हैं। इसके भीतर का वातावरण निरंतर परिवर्तनशील है और यह अत्यंत खतरनाक है। प्रवेश न करें। हालांकि ये यून को फॉलन स्टार गेट के अंदर के वातावरण को जानने में बहुत दिलचस्पी थी, पर वह खुद जानता था कि उसकी मामूली बैंगनी रक्त साधना के स्तर के साथ ऐसी जगह पर जीवित रहना असंभव था। बेहतर यही था कि वह उस जगह से दूर रहे। अंततः वातावरण जितना अधिक खतरनाक होता था, शुद्ध यांग ऊर्जा उतनी ही अधिक घनी होती थी, जिससे और भी अधिक शक्तिशाली निर्जनजीव उत्पन्न होते थे। भले ही वह फॉलन स्टार गेट में प्रवेश न करे, फिर भी उल्कापिंड रसातल की परिधि पहले से ही खतरों से भरी हुई थी। ताया दिव्य शहर के करोड़ों वर्षों के इतिहास में अनगिनत साधक उल्कापिंड खाई में मारे गए थे, जो शक्तिशाली निर्जन जानवरों का भोजन बन गए थे। इन पिछले उदाहरणों को देखते हुए ये यून बेहद सतर्क थी। मन शांत होने के बाद ये यून की आंखों की चमक और भी बढ़ गई। एक गहरी सांस लेकर उसने एक दिशा चुनी और एक विशाल पक्षी की तरह गहरे लाल रंग की खाई की ओर छलांग लगा दी। उल्कापिंड खाई की परिधि कुछ 100 मीटर ऊंची थी। उतरते समय ये यून एक चट्टान से चिपक गया और अपनी 1000 सेना की कृपाण का उपयोग करके चट्टान के किनारे पर वार किया, जिससे पत्थर उड़ने लगे और उसकी गति धीमी हो गई। पेन! ये यून जमीन पर बुरी तरह गिरी, जिससे गहरे लाल रंग की धूल उड़ने लगी। ऊपर देखते हुए उसने पाया कि आकाश गहरे लाल रंग के धुएं से ढका हुआ था। ये यून एक विशाल चट्टान के नीचे थी। वह बंजर चट्टान एक छोटे पहाड़ की तरह थी, जिस पर सूखे पेड़ खड़े थे। ये वृक्ष गहरे रंग के थे और धातु जैसी चमक बिखेर रहे थे। इनकी कुछ शाखाओं पर सुनहरी कलियां थीं, जो इनकी प्रबल जीवन शक्ति का प्रमाण थीं। उल्कापिंड की खाई में ये यून ने अपनी ऊर्जा दृष्टि को चालू रखा। छप छप! ये यून ने बहते पानी की आवाज सुनी। इस आवाज ने ये यून को चौंका दिया। उल्कापिंड खाई में बारिश नहीं होती थी और इतने उच्च तापमान में नदी कैसे हो सकती थी। ये यून ने ध्वनि का पीछा करते हुए अपने कानों से उस दिशा का अनुसरण किया और देखा कि उससे लगभग 10 मीटर की दूरी पर एक नदी एक पहाड़ी को अपनी चपेट में ले रही है। जब ये यून पास गया तो वह हैरान रह गया। इस धारा से एक अजीब सी ठंडक निकल रही थी। छूने भर से ही उसे हड्डियों तक चुभने वाली ठंड महसूस हुई। तापमान निश्चित रूप से हिमांक बिंदु से नीचे था। ये यून चौंक गई। ये कौन सी नदी थी? नदी का पानी साफ था, जिससे वह तल देख पा रहा था। उसमें हथेली के आकार की पारदर्शी मछलियां तैर रही थीं। जब ये यून इस विचित्र नदी के बारे में सोच रहा था, तभी उसकी ऊर्जा दृष्टि में कुछ बदलाव आया। अचानक आसमान में तेज हवा चली और सीटी जैसी आवाज हुई। कोई चीज तेजी से हवा को चीरती हुई पास आ रही थी। ये यून ने ऊपर नहीं देखा, क्योंकि वह अपनी ऊर्जा दृष्टि से पहले से ही जान चुका था कि उसके ऊपर से आ रही आवाज क्या थी। यह एक विचित्र जानवर था, जिसका सिर गाय का और शरीर बकरी का था। इसके नुकीले पंजे थे और पीठ के पीछे पंख थे। जब उसने अपने पंख फैलाए तो वह 9 मीटर से भी अधिक लंबा था। उसने ये यून के सिर पर एक विशाल छाया डाली। 2 पंखों वाला बैलदानव। तेज हवा चलने पर ये यून नीचे झुक गया। 2 पंखों वाले बैलदानव ने अपने धातु के पंजों से, जो तलवार जैसे दिखते थे, उस पर वार किया। अगर वह उसके वार की चपेट में आ जाता तो उसका सिर धड़ से अलग हो जाता। ये यून ने अपना शरीर जमीन से सटाए रखा और दूर हट गया। ताइकांग धनुष तुरंत उसके हाथों में आ गया और उसने तेजी से एक घातक तीर चलाया, जो टूटते तारे की तरह उस निर्जन जानवर के सिर पर जा लगा। बैंगनी क्रिस्टल की दृष्टि से ये यून को 2 पंखों वाले बैलदानव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। ये तीर 2 पंखों वाले बैलदानव की कमजोरी पर निशाना साध रहा था। 2 पंखों वाला बैलदानव काले पानी के प्राचीन मगरमच्छ की तुलना में कहीं अधिक कमजोर था। उसके पंख काले लोहे जितने मजबूत थे, लेकिन उसका पेट बेहद नरम था, जो उसकी कमजोरी थी। 2 पंखों वाला बैलदानव अपने तीव्र आक्रमण के बीच में था। खतरे को भांपते हुए भी निकटता के कारण बचने में बहुत देर हो चुकी थी। हवा का पीछा करने वाले तीरों ने 2 पंखों वाले बैलदानव के पेट को भेद दिया था। बूम! 2 पंखों वाला बैलदानव चट्टानों से जोर से टकराया। उसके पेट से शुद्ध यांग ऊर्जा उत्सर्जित हुई। उल्कापिंड रसातल की सबसे दूर की परिधि में निर्जन जानवर काफी कमजोर थे, इसलिए ये यून के लिए 2 पंखों वाले बैलदानव से निपटना बहुत आसान था।
जैसे ही ये यून दो पंखों वाले बैल दानव के आत्मा चिन्ह को अवशोषित करने वाला था, उसे अचानक एक कर्कश आवाज सुनाई दी। अचानक तेज तलवार की किरणें आकाश में उठ उठी। ये यून थोड़ी हैरान हुई और आवाज की दिशा में देखने लगी। ओह, यहाँ और भी लोग हैं। अध्याय 283 अवसरवादी हत्या। आंखों में एक चमक के साथ ये यून की दृष्टि धुंध की परतों को भेदती हुई आगे बढ़ी। उसने तुरंत दूर का दृश्य देखा। वहां एक किशोर लड़का और लड़की एक विशाल लाल चींटी से लड़ रहे थे। ये यून ने भी इस लाल चींटी को पहचान लिया। ये धात्विक अग्नि चींटी थी। इसका शरीर लाल कवच से ढका हुआ था, जिससे ये लगभग अजेय थी। इसकी कमजोरी इसके एंटीना थे। एक बार इसके एंटीना काट दिए जाए तो मेटेलिक फायर एंट अंधा हो जाएगा। इससे न केवल इसकी देखने की क्षमता धीमी हो जाएगी, बल्कि इसे काफी नुकसान भी होगा। ऐसा होने पर उसे मारना बहुत आसान हो जाता था, लेकिन धात्विक अग्नि चींटी अपने एंटीना की बहुत सावधानी से रक्षा करती थी। जो कोई भी उसके एंटीना पर हमला करने की कोशिश करता, उसे पहले धात्विक अग्नि चींटी के भयंकर धातुई पंजों का सामना करना पड़ता था। नर मादा की वह जोड़ी स्पष्ट रूप से धात्विक अग्नि चींटी से कमजोर थी, इसलिए वे एक खतरनाक स्थिति में थे। वे प्रायः दिव्य नगरी के साधक होने चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये यून ने उनके पहनावे और साधना तकनीकों के आधार पर यह निर्धारित किया कि वे दोनों प्रायः दिव्य नगरी से आए थे। वह थोड़ी दुविधा में था। उसने तुरंत आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। उसने देखा कि दोनों किसी तरह स्थिति को संभाल रहे थे, लेकिन वे इतनी जल्दी पराजित नहीं होने वाले थे। उसे सबसे पहले शुद्धयांग पशु चिन्ह को आत्मसात करने का प्रयास करना था। उल्कापिंड रसातल में ये यून द्वारा मारा गया ये पहला शुद्धयांग निर्जन पशु था। वह अपने इस शुभ शिकार को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता था, क्योंकि निर्जन पशु की मृत्यु के बाद यदि वह ऐसा करता तो पशु चिन्ह संघनित नहीं हो पाता। ये यून ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से बैंगनी क्रिस्टल के साथ संपर्क स्थापित किया और एक भंवर जैसी शक्ति प्रकट हुई, जो उस दो पंखों वाले बैल दानव से जुड़ गई जिसे ये यून ने अभी अभी मारा था। वाह वाह वाह! जैसे ही उस निर्जन राक्षस की आंग शक्ति निकाली गई, ऊर्जा का भंवर उठने लगा। हवा में मुट्ठी के आकार का अत्यंत सजीव दिखने वाला दो पंखों वाले बैल दानव का चिन्ह बन गया। जैसे ही राक्षस का चिन्ह प्रकट हुआ, उसने तुरंत उड़ने की कोशिश की। एक विचार के साथ ये यून ने अपनी प्रबल शक्ति का प्रयोग करके उसे अंदर खींच लिया और राक्षस का चिन्ह पल भर में उसके शरीर में समा गया। जैसे ही पशु चिन्ह ये यून के शरीर में प्रवेश किया, उसका शरीर कांप उठा। वह अपने शरीर के भीतर शुद्ध यांग ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर सकता था, जो उसकी हड्डियों और रक्त में प्रवेश करने से पहले धीरे धीरे उसके दांत्यान में प्रवेश कर रही थी। ये यून द्वारा अवशोषित शुद्ध यांग युआनची एक भट्टी की तरह थी जो जल रही थी। इसने ये यून के शरीर की हड्डियों और रक्त को मजबूत किया, जिससे सामंजस्य की प्रक्रिया और भी अधिक पूर्ण हुई। जैसा कि उम्मीद थी, उल्कापिंड खाई में रहने वाले निर्जन जीवों में अत्यंत समृद्ध और शुद्ध यांग युआनची है। मैं अंततः एक शुद्ध यांग टोटेम का संघनन कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये यून ने 10,000 पशु टोटेम में दर्ज अभिलेखों का अनुसरण किया और पशु चिन्ह का उपयोग करके एक शुद्ध यांग टोटेम बनाने का प्रयास किया। ये पहली बार था जब ये यून 10,000 पशु टोटेम के एक पहलू टोटेम को संघनित करने का प्रयास कर रहा था। उसने पहले जिस 1000 फीट लंबे काले रेशम कीट को मारा था, वह शुद्ध यांग निर्जन पशु नहीं था, इसलिए ये यून ने केवल उसके पशु चिन्ह को ही अवशोषित किया था। यह आज के समय से भिन्न था, जहां ये यून ने पशु चिन्ह की ऊर्जा को आधार बनाकर पहलू टोटेम का निर्माण किया। उच्च श्रेणी की टोटेम रहस्यवादी तकनीक के रूप में, जिसका मूल्यांकन खराब हुआ था और जिसे ऋषि भी समझ नहीं पाए थे, ये यून 10,000 पशु टोटेम पहलू टोटेम को लेकर बेहद उत्सुक था। जैसे ही उसकी ऊर्जा प्रवाहित हुई, ये यून ने अपने शरीर में सूक्ष्म परिवर्तन महसूस किया। वह अकथनीय रूप से प्रसन्न हुआ और भी गंभीर हो गया। लेकिन जब ये यून ने दो पंखों वाले बैल दानव के पशु चिन्ह को पूरी तरह से तोड़ दिया, तो एस्पेक्ट टोटेम बनाने की कोशिश करते समय उसे खुशी महसूस करना मुश्किल लगा। यद्यपि दो पंखों वाला बैल दानव अपेक्षाकृत कमजोर था, फिर भी उसके शरीर में काफी मात्रा में शुद्ध यांग ऊर्जा समाहित थी। लेकिन वह एस्पेक्ट टोटेम के 10,000वें हिस्से के बराबर भी पूर्ण नहीं कर सका। इतने कम, ये यून अवाक रह गया। उसे पर्पल क्रिस्टल ओरिजिन की मदद मिली हुई थी, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि पशु चिन्ह के संघनन में उसे अद्वितीय लाभ प्राप्त है। लेकिन फिर भी 10,000 पशु टोटेम पर पूरी तरह महारत हासिल करना अभी भी कुछ हद तक मुश्किल था। क्या उसे एक एस्पेक्ट टोटेम को मुश्किल से संघनित करने के लिए वास्तव में 10,000 दोहरे पंखों वाले बैल दानव जैसे निर्जन जानवरों को मारना आवश्यक था? 10,000 की संख्या सुनने में सरल लग सकती है, लेकिन इतने को मारने में कितना समय लगेगा यह अज्ञात है। साथ ही ये उनको ये भी नहीं पता था कि हजारों निर्जन जानवरों को मारने के बाद ऊर्जा का उपयोग संघनित करने में कोई दुर्घटना होगी या नहीं। कई योद्धा विभिन्न कारणों से अपने एस्पेक्ट टोटेम को संघनित करने से ठीक पहले अपनी सारी मेहनत खो सकते हैं। इसी कारण युआन फाउंडेशन क्षेत्र से पहले एस्पेक्ट टोटेम का संघनन करने में सक्षम लोगों को अद्वितीय प्रतिभावान माना जाता था। यहाँ तक कि किन हाउटियन को भी एस्पेक्ट टोटेम का संघनन करने में कोई विशेष लाभ नहीं था। ये 10,000 पशु टोटेम वाकई पेचीदा है। दूसरों की टोटेम रहस्यमयी तकनीकें आसान है, इसलिए अगर उनकी सारी मेहनत भी बर्बाद हो जाए तो भी कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन मेरी टोटेम रहस्यमयी तकनीक अलग है। अगर मैं असफल हो गया तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये यून ने मुंह बनाया। शुरू में उनका मानना था कि पर्पल क्रिस्टल ओरिजिन की मदद से 10,000 बीस्ट टोटेम में महारत हासिल करना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पर्पल क्रिस्टल ओरिजिन को भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। 10,000 पशु टोटेम के बारे में लिखा गया है कि 10,000 पशु टोटेम पर पूरी तरह से महारत हासिल करने के लिए किसी को 10,000 आदिम प्रजातियों को मारना पड़ता था। आदिम प्रजाति और साधारण निर्जन जीव के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी ऊर्जा विशेषताओं में था। बैंगनी क्रिस्टल अपनी इच्छा अनुसार ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन ऊर्जा की गुणवत्ता को बदल नहीं सकता था।
दो पंखों वाले बैल दानव की ऊर्जा की गुणवत्ता स्पष्ट रूप से बहुत कम थी। वह 10,000 पशु टोटेम एस्पेक्ट टोटेम बनाने के योग्य नहीं था। मेरे लिए आदिम प्रजातियों को मारना असंभव है। लगता है मुझे और भी उच्च श्रेणी के शुद्ध यांग निर्जन प्राणियों को मारना होगा। मुझे देखना होगा कि क्या उन शुद्ध यांग निर्जन प्राणियों की ऊर्जा 10,000 प्राणी टोटेम पहलू टोटेम को मुश्किल से ही विकसित कर पाती है। ये यून ने आह भरी। यह एक अत्यंत उच्च कोटि की रहस्यमय तकनीक की समस्या थी। यहाँ तक कि ऋषि मुनि भी इस पर महारत हासिल नहीं कर सकते थे, इसलिए उनके पर्पल ब्लड स्तर के कारण उन्हें जिस कठिनाई का सामना करना पड़ा उसे समझना आसान था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वरिष्ठ कैंग यान ने भी मुझे 10,000 पशु टोटेम चुनने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। हालांकि मैंने कुछ ही दिन पहले कृपाण सत्य के 32 शब्दों का ज्ञान प्राप्त किया था, फिर भी उन्हें नहीं लगता था कि मैं 10,000 पशु टोटेम सीख पाऊंगा। ये टोटेम की रहस्यमय तकनीक वाकई बहुत कठिन है। उद्धरण चिन्ह। जब ये यून इस बारे में सोच ही रही थी, तभी पास ही में एक लड़की की चीख सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो वह बहुत बड़े खतरे में हो। ओह, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये यून ने पीछे मुड़कर उस दिशा में देखा। उसने देखा कि धात्विक लाल चींटी बर्फ के क्रिस्टलों की एक परत से ढकी हुई थी। वह क्रोधित होकर उन दोनों पर बेतहाशा हमला कर रही थी। ये बर्फ के क्रिस्टल स्पष्ट रूप से उस विस्फोटक सरणी मनके के कारण बने थे जिसका उपयोग दोनों ने किया था। लेकिन इनसे धातुई अग्नि चींटी को कोई चोट नहीं आई, बल्कि वह और भी क्रोधित हो गई। क्योंकि वे सभी ताया दिव्य नगरी से थे, इसलिए भले ही वे एक दूसरे को न जानते हो, ये यून चुपचाप मदद करने से पीछे नहीं हट सकता था। उसने अपनी 1000 सेना की तलवार निकाली और धातुई अग्नि चींटी की ओर बढ़ते हुए उसके शरीर से कई परछाइयां बनने लगीं। तेज हवा चलने के साथ ही ये यून के प्रकट होने से आसपास की ऊर्जा में नाटकीय रूप से उतार चढ़ाव आया। धातु की बनी आग उगलने वाली चींटी को संभालने के लिए संघर्ष कर रहे दोनों लोगों के पास अन्य चीजों पर ध्यान देने का समय नहीं था और आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि पास में ही एक और व्यक्ति मौजूद है। ये यून को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। युवक ने तुरंत चिल्लाकर कहा, मित्र, चलो हम तीनों मिलकर इस धातुई अग्नि चींटी को मार डालें। अपने सारे जीवन रक्षक दांव पेंचों का इस्तेमाल करने में कंजूसी मत करना। धातुई अग्नि चींटी को मारने के बाद तुम सारी बेहतरीन सामग्रियां ले सकते हो। धातुई अग्नि चींटी के हमले के कारण युवक की आवाज में घबराहट थी। उसे लग रहा था कि उसकी परिस्थितियां बहुत अनुकूल हैं, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, ये यून तेज हवा के झोंके की तरह धात्विक अग्नि चींटी के सिर की ओर दौड़ पड़ा। ये यून का निशाना स्वाभाविक रूप से धात्विक अग्नि चींटी के एंटीना थे। उस धातुई रंग की चींटी को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि कोई छोटा इंसान अचानक उसके सामने आ जाएगा। एक पल की झिझक के बाद उसने अपने दोनों एंटीना झटके से पीछे खींच लिए। उसी समय उसने अपने धातु जैसे चिमटे खोले और ये यून को काटने की कोशिश की। धात्विक अग्नि चींटी के धातु के पंजे काले लोहे के स्तंभ को भी तोड़ सकते थे। पास ही खड़ी लड़की चीख पड़ी। धात्विक अग्नि चींटी को संभालना बेहद मुश्किल था और सभी जानते थे कि उसकी कमजोरी उसके एंटीना थे, लेकिन उसके एंटीना पर हमला करना कहने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। धातुई चींटी की प्रतिक्रिया अत्यंत तीव्र थी और जल्दबाजी में आगे बढ़ने से न केवल धातुई चींटी के एंटीना पर हमला करना मुश्किल होगा, बल्कि आपको धातुई चींटी के सबसे शक्तिशाली हमले का भी सामना करना पड़ेगा। लड़की के मन में अनजाने में वह दृश्य आ गया जिसमें ये यून को काटकर मार डाला गया था और उसका दिल भर आया। पलक झपकते ही ये यून की प्रतिक्रिया तेज थी। उसने सूक्ष्मता की बड़ी सफलता का उपयोग करते हुए हवा में ही दिशा बदल ली। उसी समय अपने अंतरस्थानिक वलय को घुमाते हुए एक काली किरण चमकी और ये यून ने सुनहरी ईंट से हमला कर दिया। काचा सुनहरी ईंट सीधे धातु की बनी चींटी के मुंह पर जा लगी। ये यून की ईंट पर भले ही कोई रून शिलालेख न हो, लेकिन चूंकि अत्यधिक प्ररंजित बर्फीली धातु सबसे कठोर और भारी सामग्री थी, इसलिए जब धात्विक अग्नि चींटी ने आगे की ओर काटा तो उसके मस्तिष्क को झटका लगा। धात्विक अग्नि चींटी के पंजों की तो बात ही छोड़ दें, ऐसा लग रहा था मानो किसी ने लाखों पाउंड के हथौड़े से उसका सिर फोड़ दिया हो। शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, इससे चक्कर आना लाजमी था। उस क्षण भर में जब धात्विक अग्नि चींटी अचेत अवस्था में थी, ये यून ने 1000 सेना की कृपाण का उपयोग किया और धात्विक अग्नि चींटी के 2 स्पर्शकों पर निशाना साधा और ब्लेड ने वार कर दिया। कृपाण ऊर्जा एक सफेद झरने की तरह आकाश में चमक उठी। हालांकि धात्विक अग्नि चींटी ने अपने एंटीना अंदर खींच लिए थे, फिर भी वह शक्तिशाली ब्लेड से बच नहीं सकी। धातुई रंग की अग्नि चींटी के 2 एंटीना ऊपर उड़ गए। इसे ये यून ने काट दिया था। धातु की बनी अग्नि चींटी ने ऐसी चीख मारी जिससे कान के पर्दे फट गए। धातु से बनी अग्नि चींटी तुरंत अंधी हो गई। दर्द के मारे वह बेतरतीब ढंग से गिरने लगी, जिससे बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर गए। धात्विक अग्नि चींटी का कवच उसकी बाहरी परत के कारण कठोर नहीं था, बल्कि इसलिए कठोर था क्योंकि उसमें शुद्ध यांग ऊर्जा की एक परत समाहित थी। धातुई अग्नि चींटी के एंटीना उसे दुनिया की शुद्ध यांग ऊर्जा से जुड़ने में सक्षम बनाते थे। एंटीना के बिना सारी ऊर्जा धातुई अग्नि चींटी के घाव से बाहर निकल जाती, इसलिए उस पर हमला करना बहुत आसान हो जाता था। ये यून ने लगभग 10 सेकंड तक इंतजार किया, जब तक कि धातुई चींटी बेकाबू नहीं हो गई। उसने एक अवसर देखा और पलक झपकते ही वह धातुई चींटी के सिर के सामने प्रकट हुआ और अपनी तलवार को उसके मुंह में घुसा दिया। फुआ! ये यून ने 1000 आर्मी कृपाण वापस खींची और उसमें से हरा रस छलक गया। धातुई अग्नि चींटी कुछ देर तक बुरी तरह छटपटाती रही, फिर एक घर के आकार के विशाल पत्थर से टकराकर अंततः जमीन पर गिर पड़ी। ये यून ने राहत की सांस ली। हो गया। ये धातुई अग्नि चींटी पहले वाले 2 पंखों वाले बैल दानव से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। अगर ऐसा नहीं होता तो दोनों की इतनी दयनीय हालत न होती। इस समय ये यून के पीछे वे दोनों लोग जो ये यून के साथ मिलकर काम करने की योजना बना रहे थे और मेटेलिक फायर एंड से निपटने के लिए अपने सभी दांव पेंचों का इस्तेमाल करना चाहते थे, पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। वे ये यून की पीठ को हैरानी से देखते रहे।
उनके मुंह थोड़े खुले रह गए थे और उन्हें बंद करने में उन्हें काफी समय लगा। ये छोटा लड़का लगभग 13 साल का लग रहा था और वह निश्चित रूप से एक नौसिखिया साधक था, फिर भी वह धातुई अग्नि चींटी को आसानी से मार सकता था। वह वस्तुतः एक मानवरूपी निर्जन जानवर था। अध्याय 284 बैठक। ये युन ने धात्विक अग्नि चींटी को मारने के बाद अपनी तलवार के एक ही वार से उसके दोनों पंजे काट दिए। धात्विक अग्नि चींटी की मृत्यु होते ही उसकी आंतरिक युवांची शक्ति क्षीण होने लगी, जिससे पंजे आसानी से अलग हो गए। भाई, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ये युन के पीछे से एक युवक की आवाज आए। ये युन ने पीछे मुड़कर देखा और धातुई अग्नि चींटी द्वारा पीछा किए जा रहे युवक ने मुट्ठी बांधकर कहा, मैं चू शान हूँ और यह मेरी छोटी बहन चू लुओ है। हम ताया दिव्य नगरी के द्वितीय वर्ष के साधक हैं। अपना परिचय देने के बाद युवक ने आगे कहा, अगर यह भाई न होता तो आज हमें जीवन रक्षक मंत्र का इस्तेमाल करना पड़ता। अगर ऐसा होता तो हमें उल्कापिंड रसातल छोड़ना पड़ता। कई साधक प्रशिक्षण अभियान पर निकलने से पहले जीवन रक्षक डिस्कैरे खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में ड्रैगन स्केल रून्स खर्च करते थे। इसका उपयोग जीवन बचाने के अंतिम उपाय के रूप में किया जाता था। एक बार जीवन रक्षक डिस्कैरे का उपयोग हो जाने के बाद उन्हें शहर लौटने पर विचार करना पड़ता था, अन्यथा गंभीर रूप से घायल होने या मृत्यु होने की संभावना अत्यंत अधिक थी। ये युन के कुछ कहने से पहले ही एक तेज आवाज सुनाई दी। तलवार लिए एक लड़की और एक हट्टा कट्टा आदमी तेजी से उनकी ओर दौड़े। चूशान, चूलुओ, क्या तुम ठीक हो? तलवार चलाने वाली युवती परछाई की तरह थी और पलक झपकते ही वह चूशान और चूलुओ के सामने प्रकट हो गई। आए हुए लोगों को देखकर ये युन दंग रह गई। ये पुरुष और महिला की जोड़ी वास्तव में चू शियाओरान और क्यूनियो थे। वह जानता था कि चू शियाओरान और क्यूनियो इस पूरे समय प्रशिक्षण में व्यस्त थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे उल्कापिंड रसातल में होंगी। चू शियाओरान को देखकर ये युन को एहसास हुआ कि कुछ महीनों तक उससे न मिलने के बावजूद उसकी आंतरिक युवान ऊर्जा और भी शुद्ध हो गई थी। संभवतः वह युवान आधारभूत स्तर में प्रवेश करने की तैयारी में ऊर्जा एकत्रित कर रही थी। उसकी साधना का स्तर बैंगनी रक्त के शिखर तक पहुंच चुका है, ये युन ने सोचा। हालांकि उसने स्वर्ग की आंख बना ली थी, फिर भी वह एक नजर में चू शियाओरान की सटीक साधना का स्तर निर्धारित नहीं कर पा रहा था। बहन, तुम इतनी जल्दी आ गई। चू शियाओरान को देखकर चू लुओ प्रसन्न हो उठी और उसने चू शियाओरान के हाथों को पकड़ लिया। तभी ये युन ने गौर किया कि उन सभी का उपनाम चू था। वे संभवतः रक्षक ड्यूक के परिवार से ही थे। चू लुओ और चू शान उम्र में बड़े हो सकते हैं, लेकिन वे स्पष्ट रूप से चू शियाओरान का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जी हाँ, मुझे आपका संकट संकेत मिला और मैं तुरंत यहाँ आ गया। और ये युन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ मिलोगे। क्या संयोग है। चू शियाओरान ने ये युन को पहले ही देख लिया था। चू शियाओरान दिल से ये युन की बहुत प्रशंसा करती थी। तो तुम ये युन हो। इतनी कम उम्र में इतनी ताकत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। चू लुओ और चू शान ने स्वाभाविक रूप से ये युन का नाम सुना था, लेकिन उन्होंने उसे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। वे ये भी जानते थे कि उनकी छोटी बहन, जिसे वे स्वर्ग की गौरवशाली पुत्री मानते थे, पहले ही उनसे पराजित हो चुकी थी। ये सचमुच एक संयोग है। दरअसल मेरे लिए उल्कापिंड रसातल में होना बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन मिस चू की बात करें तो आप बर्फीले नियमों का पालन करती हैं, तो आप उल्कापिंड रसातल में क्यों हैं? चू शियाओरान मुस्कुराए और बोली, उल्कापिंड खाई आसपास की सारी शुद्ध यान ऊर्जा को सोख लेती है। उल्कापिंड खाई के बहुत नीचे एक ऐसी जगह है जहां अत्यधिक यीन ऊर्जा है। उस अत्यधिक यीन भूमि से एक बर्फीली नदी बहती है। मैं पिछले कुछ दिनों से यही अभ्यास कर रही हूँ। अरे, ऐसी भी कोई चीज होती है। ये युन ने अब तक केवल शुद्ध यान भूमि के बारे में ही पढ़ा था, इसलिए उसे यह नहीं पता था कि उल्कापिंड रसातल के भीतर एक शुद्ध यीन भूमि भी मौजूद है। उन्होंने इससे पहले एक छोटी नदी देखी थी जिसका तापमान हिमांक से नीचे था। यह संभवतः उस बर्फीली नदी की एक सहायक नदी थी। यह शायद विपरीतताओं का सिद्धांत भी था। हाँ, छोटे भाई ही, हम सच में यहाँ मिल रहे हैं। क्यूनियो को ये युन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। आखिर कहावत है ना, दोस्ती तभी बढ़ती है जब आप एक दूसरे पर वार करते हैं। उसने ये युन के कंधों पर जोर से थपथपाते हुए कहा, छोटे भाई, तुमने उल्कापिंड रसातल के बारे में जरूर शोध किया होगा, लेकिन जानकारी तो सिर्फ जानकारी होती है। उसकी तुलना हमारे जैसे वास्तविक मानचित्रों से नहीं की जा सकती। मैं क्यूनियो उल्कापिंड रसातल में कई महीने बिता चुका हूँ। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि किस स्थान पर किस प्रकार के निर्जन जीव पाए जाते हैं और तुम्हारे लिए कौन से जीव सबसे उपयुक्त हैं। हम सब मिलकर एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। क्यूनियो की बातों से ये युन थोड़ा हिचकिचाया। उल्कापिंड खाई वाकई बहुत खतरनाक जगह थी। अकेले सब कुछ संभालना बहुत थका देने वाला था। विशेषकर रात के समय आराम करते समय भी उसे अत्यधिक सतर्क रहना पड़ता था। ये बेहद थकाने वाला था, लेकिन अकेले रहने के कुछ फायदे भी थे। जब ये युन दुविधा में था तो क्यूनियो ने कहा, छोटे भाई ही, इस धात्विक अग्नि चींटी को तुमने मारा है। जल्दी से अपना एस्पेक्ट टोटेम बना लो। हालांकि युवान फाउंडेशन क्षेत्र से पहले एस्पेक्ट टोटेम बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन छोटे भाई की प्रतिभा के साथ अभी भी मौका है। क्यूनियो के ऐसा कहते ही सभी ने युन की ओर देखा और उसके द्वारा पशु चिन्ह बनाने की प्रतीक्षा करने लगे। वे ये देखना चाहते थे कि युन जैसे दोहरी प्रतिभा वाले व्यक्ति, जिन्होंने कृपाण सत्य और ताया पवित्र तकनीक दोनों का अभ्यास किया था, किस प्रकार के जानवर को चिन्हित कर सकते हैं। आमतौर पर पर्पल ब्लड के अंतिम चरणों में योद्धाओं को बीस्ट मार्क को संघनित करना बहुत मुश्किल लगता है। यहाँ तक की स्थिति यह भी हो सकती है कि वे इसे संघनित करने में सक्षम ही न हो। उदाहरण के लिए क्यूनियो एक पशु चिन्ह को संघनित करने में असमर्थ था। वह उल्कापिंड रसातल में केवल प्रशिक्षण और ड्रैगन स्केल रून्स अर्जित करने के लिए आया था। समूह को जिज्ञासु बच्चों की तरह अपनी ओर देखते देख ही युन असहाय महसूस कर रहा था। अकेले होने का लाभ यह था कि वह बिना किसी झिझक के, बिना किसी की निगरानी के पशु चिन्ह का निर्माण कर सकता था।
ये यून को बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके बनाए गए पशु चिन्ह और दूसरों द्वारा बनाए गए चिन्ह में अंतर का पता नहीं था। यह ज्यादा अजीब नहीं लगेगा, है ना? तुम्हारे द्वारा बनाए गए वे पशु चिन्ह कैसे दिखते हैं? ये यून ने अनायास ही पूछा। अगर वे बहुत अलग दिखते तो वह इस समूह के साथ रहने की योजना नहीं बना रहा था। यह एक रोएंदार छोटे से जानवर जैसा दिखता है। एक खतरनाक स्थिति से बचने के बाद चू लुओ स्पष्ट रूप से बहुत उत्साहित थी और उसने तुरंत जवाब दिया। वह अभी तक युआन फाउंडेशन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाई थी, लेकिन दुर्लभ अवसरों पर वह एक पशु चिन्ह को संघनित करने में सक्षम थी। हालांकि वह अभी भी एस्पेक्ट टोटेम को संघनित करने से बहुत दूर थी। ये यून, क्या तुमने पहले कभी किसी पशु चिन्ह को संघनित करने की कोशिश नहीं की? चू लुओ ने पूछा। मैंने कोशिश की है, ये यून ने जवाब दिया। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल से जोड़कर उसने जानबूझकर बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा नियंत्रण क्षमता को कम कर दिया था। चून की सभी द्वारा संघनित पशु चिन्ह एक छोटा सा रोएदार जानवर था, तो शायद ये बहुत ज्यादा नहीं था। अधिक से अधिक उसने जिस पशु चिन्ह को संघनित किया था उसकी ऊर्जा अधिक थी। इसी विचार के साथ ये यून के दांतियान ने एक भंवर उत्पन्न कर दिया। धातुई अग्नि चींटी से निकली शुद्ध यांग ऊर्जा भंवर में समा गई और तेजी से संघनित हो गई। जुगनुओं जैसी दिखने वाली प्रकाश की छोटी छोटी बूंदें आकाश में एक सुनहरी चींटी के आकार में संघनित हो गई। वह चींटी बहुत सजीव लग रही थी, मानो उसकी अपनी एक अलग जिंदगी हो। एक विचार के साथ चींटी यून की ओर उड़ गई। इस समय ये उनके आसपास मौजूद चू लुओ, चूशान और उनके साथियों का चेहरा चींटी जैसे राक्षस के निशान को देखकर पीला पड़ गया। उनके चेहरे के भाव ऐसे थे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। यह तो बहुत ही तेज और आसान था। ये यून की प्रतिभा असाधारण थी, इसलिए उसका किसी जानवर के निशान को संघनित कर पाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन ये जानवर का निशान तो हद से ज्यादा हास्यास्पद था। वह राक्षसी चिन्ह ही यून के दांतियान में समा गया और गायब हो गया। ये यून ने अपने शरीर के भीतर एस्पेक्ट टोटेम के भ्रूण रूप में थोड़ा सा सुधार महसूस किया, लेकिन यह अभी भी पूरी तरह से संघनित होने से बहुत दूर था। उसने अपना सिर घुमाया और चू लुओ, चूशान और उनके साथियों के अचंभित चेहरे देखे। ओह, क्या मेरा जानवर का निशान अजीब है। ये यून ने बैंगनी क्रिस्टल के ऊर्जा नियंत्रण को पहले ही थोड़ा कमजोर कर दिया था, क्योंकि सामान्य निर्जन जानवर उसके 10,000 जानवरों के टोटेम में ज्यादा योगदान नहीं देते थे। अजीब, चू लुओ का दिल जोर से धड़कने लगा। यह अजीब से भी ज्यादा है। तुमने जो पशु चिन्ह संघनित किया है उसकी तुलना में हम कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। चू लुओ को समझ नहीं आ रहा था कि इसे शब्दों में कैसे व्यक्त करे। वह भी यून के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि इससे उसे बहुत गहरा सदमा लगा था। उसे एस्पेक्ट टोटेम को संघनित करने में कुछ प्रतिभावान माना जाता था, क्योंकि वह कम से कम पर्पल ब्लड क्षेत्र में एक पशु चिन्ह को संघनित करने में सक्षम थी। इसके विपरीत क्यून्यू जैसे लोग पशु चिन्ह को भी संघनित करने में सक्षम नहीं थे। लेकिन ये यून की तुलना में तो वास्तव में कोई तुलना ही नहीं थी। इस समय चू शियाओरान ने कहा, ये यून, क्या तुम जानते हो कि अगर ताए डिवाइन सिटी के प्रशिक्षक तुम्हें एक पशु चिन्ह बनाते हुए देखेंगे तो वे क्या सोचेंगे? जब हम किसी राक्षसी चिन्ह को संघनित करते हैं तो उसका आकार मूंगफली के बराबर होता है। उसका आकार आपके राक्षसी चिन्ह के आकार का लगभग 10वां हिस्सा होता है। इसके अलावा जब चू शियाओरान वहां पहुंची तो उसने आह भरी, तुम्हारे द्वारा बनाया गया पशु चिन्ह अत्यंत सजीव लग रहा था। हमारे पशु चिन्ह तो धुंधली और अस्पष्ट छवियां हैं। गुणवत्ता में बहुत अंतर है। यहाँ तक कि जब कोई मानव स्वामी अपने पहलू टोटेम को विकसित करना चाहता है तो उसके द्वारा बनाया गया पशु चिन्ह शायद बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा तुम्हारे पास अभी था। चू शियाओरान को वास्तव में ही उनका आकलन करना नहीं आता था। वह तो मानो एक राक्षस था। उसके साथ रहने से उसके स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचती थी। उसे दो बातों पर गर्व था, एक तो उसका एस्पेक्ट टोटेम और दूसरा कानूनों में उसकी गहरी समझ। अब जब ये यून ने पहले वाले को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था तो क्या वह दूसरे वाले को बनाए रखने में सक्षम थी? लगभग एक मानव स्वामी के समान। जब ये यून ने ये तुलना सुनी तो उसे यह कुछ ज्यादा हास्यास्पद नहीं लगी। अगर यह किसी ऋषि के समान होता तो वह सोचता कि वह किस तरह की हलचल मचाता। भाई, ये आप मुझे कैसे जीने दे रहे हैं? क्यूनियो ने ये यून के कंधे पर थपथपाया और मुंह बनाया। ये यून की तुलना में एस्पेक्ट टोटेम में उसकी प्रतिभा नगण्य थी। बड़े भाई, आप कौन सी टोटेम रहस्यमयी तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं? इस रफ्तार से तो आप शायद 1 महीने से भी कम समय में एस्पेक्ट टोटेम में महारत हासिल कर लेंगे। क्यूनियो ने थोड़ी ईर्ष्या के साथ पूछा। मैं किस टोटेम रहस्यवादी तकनीक का अभ्यास कर रहा हूँ? ये यून की भौहें तन गईं। वह परेशान था। क्यूनियो सचमुच एक जिज्ञासु बच्चा था। अगर उसने अपनी सीखी हुई रहस्यमयी तकनीक का जिक्र किया तो ये काफी चौंकाने वाला होगा। नहीं, बल्कि यह कहना सही होगा कि अगर इसका जिक्र हुआ तो लोग उसे पागल समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वह इसे छुपाए रख पाएगा। क्यों, अभी भी इसे राज रख रहे हो? हाँ, जब तुम अपने एस्पेक्ट टोटेम में महारत हासिल कर लोगे तो इसे इस्तेमाल करते ही सबको पता चल जाएगा। टोटेम की रहस्यमयी तकनीक को गुप्त रखना वास्तव में असंभव था। ये युद्ध की किसी तकनीक से बिल्कुल अलग थी। मैंने जो रहस्यमयी तकनीक चुनी है उसे सीखना थोड़ा मुश्किल है। ये यून ने स्पष्ट रूप से कहा। सीखना मुश्किल है? बिल्कुल, भाई की प्रतिभा को देखते हुए इससे कठिन तकनीक क्यों न चुने। इस रहस्यमयी तकनीक की गुणवत्ता तो निश्चित रूप से उच्च होगी। ये यून ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी शांत दिखने वाली क्यूनियो उनसे जान पहचान होने के बाद इतनी बातूनी हो जाएगी। सभी को अपनी ओर देखते हुए देखकर मानो वे उसके द्वारा चुनी गई रहस्यमयी तकनीक को लेकर बहुत उत्सुक हो। ये यून केवल खांसते हुए बोला, मैंने 10,000 पशु टोटेम चुना है। उद्धरण चिन्ह 10,000 जानवरों का टोटेम। जब उस रहस्यमयी तकनीक का नाम घोषित किया गया तो चारों लोगों की प्रतिक्रियाएं बिल्कुल अलग थीं। चू लुओ और चूशान पूरी तरह से भ्रमित थे, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वह क्या है।
कियोनियो और चू शियाओरान ये सुनकर अवाक रह गईं। उन्हें ताया दिव्य नगरी के सबसे मूल्यवान संसाधनों से परिचित कराया गया था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से 10,000 पशु टोटेम को देखा था। तुमने क्या कहा? तुमने एक 10,000 राक्षसों का टोटेम चुना जिस पर ऋषि भी महारत हासिल नहीं कर पाते। कियोनियो ने उत्तेजित होकर ये यून का हाथ पकड़ लिया। ये तो हद ही हो गई। अध्याय 285 साइट का अधिग्रहण। कियोनियो के उत्तेजित चेहरे को देखकर ये यून को बहुत गुस्सा आया। उसे कभी एहसास नहीं हुआ था कि यह बदमाश छोटी छोटी बातों पर इतना उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, एक ऐसी रहस्यमय तकनीक जिसे ऋषि मुनि भी महारत हासिल नहीं कर सके, सुनने में थोड़ी हास्यास्पद जरूर लगी। ये यून, तुमने उस रहस्यमय तकनीक को क्यों चुना? चू शियाओरान को ये बात समझ से परे लगी। ये यून के पास एस्पेक्ट टोटेम्स में असाधारण प्रतिभा थी। अपने पर्पल ब्लड क्षेत्र में वो पशु चिन्हों को संघनित करने में मानव लॉर्ड्स के बराबर या उनसे भी बेहतर था। लेकिन ये केवल तभी था जब उनकी तुलना मानव सामंतों से की जा रही थी। वास्तविक मानव ऋषि तो और भी अधिक शक्तिशाली निर्जन जानवरों को मार सकते थे और उनके द्वारा संघनित जानवरों के चिन्ह और भी अधिक सुंदर थे। इसके अलावा ऋषियों के पास अधिक आध्यात्मिक शक्ति थी। उनके अनुभव और नियमों तथा रहस्यमय तकनीकों की उनकी गहरी समझ ने ये यून को पीछे छोड़ दिया। अब 10,000 पशु टोटेम को चुनकर ये यून का समय व्यर्थ हो गया, ये देखते हुए कि एस्पेक्ट टोटेम को युआन फाउंडेशन क्षेत्र में भी संघनित नहीं किया जा सकता था। बैंगनी रक्त क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दें। ये यून, तुमने जिस पशु चिन्ह को संघनित करके अवशोषित किया, क्या उससे 10,000 पशु टोटेम पहलू टोटेम को संघनित करने में कोई मदद मिली? चू शियाओरान ने ये यून से पूछा। ऊंट के मुंह में जीरा, ये यून ने बेबसी से जवाब दिया। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि यह रहस्यमय तकनीक काफी कठिन है। ये तो हद से ज्यादा मुश्किल है। ये सुनकर कियोनियो अवाक रह गई। भाई, ये आप में अद्भुत प्रतिभा है, इसलिए समय बर्बाद न करें। अपनी रहस्यमय तकनीक को बदलने में अभी देर नहीं हुई है। मुझे लगता है कि युआन फाउंडेशन क्षेत्र में विकसित की जा सकने वाली उच्च श्रेणी की टोटेम रहस्यमय तकनीकों में महारत हासिल करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। कियोनियो ने यून को पूरी ईमानदारी से सलाह दी, यहाँ तक कि यून भी दुविधा में पड़ गया। शायद 10,000 पशु टोटेम का उसका चुनाव वाकई एक गलती थी। अब तक यून को युआन फाउंडेशन क्षेत्र में 10,000 पशु टोटेम पर महारत हासिल करने की कोई उम्मीद नहीं दिखी थी। शायद मुझे बदलना चाहिए। पहले मेरी सोच बहुत सरल थी। ये यून को पहले से ही उस दृश्य का अंदाजा था जब वह बूढ़े कान को अपनी रहस्यमय तकनीक बदलने के लिए पाएगा। बूढ़ा कान घमंडी मुस्कान के साथ कहेगा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम वापस आओगे। तुम्हारे पिता यानी मैंने जितने पुल पार किए हैं वे उन रास्तों से कहीं लंबे हैं जिन पर तुम 100 से भी ज्यादा बार चल चुके हो। मेरी सलाह मानना भला कैसे गलत हो सकता है? अपनी गलती सुधारना एक बड़ा पुण्य कार्य है। ये बूढ़ा आदमी, ये यून ने सिर हिलाया, मैं उसे एक बार आत्मसंतुष्ट होने दूंगा। यद्यपि 10,000 पशु टोटेम का विकास असफल रहा, फिर भी ये यून को कोई अफसोस नहीं हुआ। उसे समझ हासिल करने के लिए ऐसे प्रयास करने ही थे। इसके अलावा जब वह मानव स्वामी बन जाएगा तो 10,000 पशु टोटेम की साधना करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। ये सबसे अच्छा है। चू शियाओरान ने सिर हिलाया। उसने ये यून के फैसले का समर्थन किया। लेकिन ये यून, तुम्हारी आकांक्षाएं वाकई बहुत बड़ी हैं। ऐसी रहस्यमय तकनीक जिसे ऋषि भी महारत हासिल नहीं कर सकते, और वह भी एक अवशेष। विवरण पढ़कर तो मेरी सारी रुचि ही खत्म हो गई थी। तुमने तो इसे पाने के लिए अदला बदली कर ली। तुम्हारी यह हिम्मत देखकर ही मैं प्रशंसा से भर जाती हूँ। जब बात एक ही चीज की हो तो यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर कोई आम इंसान 10,000 जानवरों का प्रतीक चुनता तो चू शियाओरान सोचती कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब यून ने इसे चुना तो यह आकलन बदल गया। ये साहस का आकलन बन गया। चलो प्रशिक्षण के लिए चलते हैं, मुझे एक अच्छी जगह पता है। कियोनियो हंसते हुए आगे बढ़ गया। उसे लड़ाई करना बहुत पसंद था। नौसिखिया रैंकिंग प्रतियोगिता में बिताए समय के अलावा वह अपना सारा समय दिव्य वन में जानवरों का शिकार करने में बिताता था। अच्छा, बाकी सबने भी यही कहा। ये यून ने अब अकेले यात्रा करने का विकल्प नहीं चुना। उसने पहले ही 10,000 पशु टोटेम को अस्थायी रूप से त्यागने की प्रारंभिक योजना बना ली थी। अब इन लोगों का अनुसरण करने में कोई समस्या नहीं थी और यह कहीं अधिक सुरक्षित था। समूह एक पथरीले जंगल से गुजरा और उनका सामना कुछ निर्जन जानवरों से हुआ जिन्होंने अचानक हमले किए, लेकिन समूह ने उन्हें आसानी से काबू कर लिया। कियोनियो ने जिस स्थान का उल्लेख किया था वह एक घाटी थी। जब ये यून घाटी में दाखिल हुआ तो उसने पाया कि घाटी के भीतर शुद्ध यांग ऊर्जा अन्य स्थानों की तुलना में कहीं अधिक तीव्र थी। यह उल्कापिंड खाई में एक आध्यात्मिक नस की तरह थी। बेशक इसकी तुलना फॉलन स्टारगेट से नहीं की जा सकती। ये जगह वाकई बहुत अच्छी है। ये यून ने ये कहते हुए देखा कि यहाँ और भी लोग मौजूद थे। इन लोगों के पहनावे से ही लग रहा था कि ये ताया दिव्य नगरी के साधक हैं। बीच में खड़ा व्यक्ति बैंगनी रंग के उड़ने वाले ड्रैगन के सूट में था। उसके हाथ में बैंगनी तलवार थी और उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। आसपास के लोग बैंगनी तलवार धारण किए हुए युवक का स्पष्ट रूप से आदर कर रहे थे। चाहे उनके शब्द हो या व्यवहार, वे बैंगनी तलवार धारण किए हुए युवक के प्रति अत्यंत सम्मानजनक थे। ये यांग हाओरान है। चू शियाओरान ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। ताया दिव्य साम्राज्य के शाही परिवार के सभी सदस्यों का उपनाम यांग था। यांग ताया दिव्य साम्राज्य में एक प्रमुख उपनाम था। यदि कोई इन प्रमुख पारिवारिक कुलों के वंश वृक्षों का अनुसरण करे तो उनके ताया दिव्य साम्राज्य के शाही परिवार से रक्त संबंध होंगे। यांग हाओरान का परिवार उन्हीं परिवारों में से एक था। हालांकि वह सीधे तौर पर राजघराने से संबंधित नहीं था, फिर भी उसे शाही सम्मान प्राप्त था। साथ ही अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण वह उड़ने वाले ड्रैगन का सूट भी पहन सकता था। यांग हाओरान तीसरे वर्ष के साधकों में सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक।
स्वर्ग सूची में शीर्ष 100 में और पृथ्वी सूची में 100 से ठीक ऊपर स्थान रखते हैं। उन्होंने अपना एक संघ भी बनाया है जिसका नाम है पर्पल मेपल एसोसिएशन। अध्यक्ष के रूप में वे ताएह दिव्य नगर के प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हैं। ये यून के बगल में खड़े चूशान ने कहा। चूशान जैसा व्यक्ति ताएह दिव्य नगर के सभी प्रभावशाली व्यक्तियों को जानता था। जैसे ये यून और कंपनी ने यांग हाओरान को देखा, यांग हाओरान ने स्वाभाविक रूप से ये यून को भी देखा। उसने कोई संकेत नहीं दिया, लेकिन उसके चमचे आगे आ गए। रास्ता बनाओ, ये घाटी हमारी है। ये चापलूस बहुत पहले यांग हाओरान के परिवार के कबीले में शामिल हो गए थे। यांग परिवार की दबंग छवि के चलते वे अक्सर अपनी धौंस जमाते थे। कियोनियो का स्वभाव कहीं अधिक गुस्सैल था। इन नौसिखियों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते देख उसका चेहरा उतर गया। तुम कौन हो? क्या तुम्हें मुझसे बात करने का भी अधिकार है? यह उल्कापिंड खाई किसी की नहीं है। यहाँ कोई भी प्रशिक्षण ले सकता है। तुम्हें हमें यहाँ से भगाने का क्या हक है? कियोनियो लगभग आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी चूशान आगे आया और कियोनियो को पीछे खींच लिया। बड़े भाई कियोनियो, उनसे बहस मत करो। हमें कहीं और जाना होगा। प्रशिक्षण के दौरान आवेग में आकर कोई कदम न उठाना ही बेहतर होता था। यांग हाओरान पृथ्वी रैंकिंग में 100 से थोड़ा ऊपर था और युआन फाउंडेशन क्षेत्र के मध्य स्तर पर होने के कारण उन सभी की संयुक्त शक्ति भी उसे हराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। कियोनियो को यांग हाओरान की ताकत का पूरा ज्ञान था, लेकिन वह शांत नहीं हो सका। चूशान, तुम किस बात से डर रहे हो? ऐसा तो है नहीं कि वह हमें मार डालेगा। ताएह दिव्य नगरी में साधकों को एक दूसरे की हत्या करने से मना किया गया था। प्रत्येक साधक को दिए गए पहचान चिन्ह में एक विशेष संरचना निर्मित थी। इस पहचान चिन्ह में प्रत्येक साधक द्वारा मारे गए निर्जन प्राणियों की संख्या दर्ज की जाती थी। निर्जन प्राणी की शक्ति के अनुसार उन्हें एक अंक प्राप्त होता था। यह अंक स्वर्ग सूची में रैंकिंग निर्धारित करने में भी सहायक होता था। अगर यह सामग्रियों पर आधारित होता तो कुछ लोग हेवन रोल को जल्दी पूरा करने के लिए निजी तौर पर वीरान जानवरों की सामग्रियां खरीद सकते थे, जिससे हेवन रोल की विश्वसनीयता कम हो जाती। इतना ही नहीं, पहचान चिन्ह से यह रिकॉर्ड बन जाएगा कि क्या कोई साधक दूसरे साधकों की हत्या करता है। एक बार इस तरह के भाई भतीजावाद का मामला सामने आ जाए तो दोषी को मृत्युदंड दिया जाएगा, जब तक कोई ताएह दिव्य नगर में वापस लौटे बिना दिव्य वनवास में न रहे। और उस विशाल दिव्य वन में अगर किन्हाउटियन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी करता तो भी वह बाहर नहीं निकल सकता था। यह व्यावहारिक रूप से आत्महत्या के समान था। जैसे ही कियोनियो चूशान का हाथ हटाकर आगे बढ़ने ही वाला था कि उसे एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। घाटी की गहराई से एक सुनहरा बैल निकलकर सीधे यांग हाओरान की ओर दौड़ पड़ा। काला स्वर्ण बैल। कियोनियो ने गहरी सांस ली। इस काले स्वर्ण बैल में अपार शक्ति थी। इसकी खाल में धातु अग्नि चींटी से भी कहीं अधिक रक्षात्मक क्षमता थी। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि काले स्वर्ण बैल में लगभग कोई कमजोरी नहीं थी। अगर कियोनियो को अकेले ही ब्लैक गोल्ड ऑक्स से लड़ना पड़ता तो उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इस समय काले सुनहरे बैल को अपनी ओर आते देख यांग हाओरान के चेहरे पर उदासीनता का भाव था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी तलवार से वार किया। एक बैंगनी सुनहरे रंग की तलवार की किरण चमकी। यांग हाओरान ने काले सोने के बैल के सिर में सीधा वार किया। तलवार की किरण ने उसके दिमाग को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसके बाद यांग हाओरान ने फुर्ती से झुककर खुद को बचाया और काले सुनहरे बैल का विशाल शरीर उसके शरीर के पास से गुजरा और तिरछे आगे बढ़ते हुए एक चट्टान से टकरा गया। छप छप, चट्टान खिसक गई और यांग हाओरान ने एक ही वार में ब्लैक गोल्ड ऑक्स को मार डाला। हाँ, युवा स्वामी तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। काले स्वर्ण बैल को मारना तो मुर्गी मारने जैसा है। बहुत आसान। उनके चमचों ने तुरंत उनकी प्रशंसा की। वे उल्कापिंड रसातल में प्रशिक्षण लेने नहीं आए थे। वे यांग हाओरान के अनुयायी थे, इसलिए जरूरत पड़ने पर वे उनकी चापलूसी करते थे। देखा, मूर्ख बड़े आदमी, अगर हमारे युवा मालिक तुम्हें मारना चाहे तो बस एक ही हमले में काम हो जाएगा। एक नौकर ने घमंड से कियोनियो से कहा। कियोनियो का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे यह मानना ही पड़ा कि यांग हाओरान की तुलना में वह वाकई अभी भी बहुत पीछे था। जल्दी से यहाँ से चले जाओ। हमारे युवा स्वामी अपने एस्पेक्ट टोटेम का विकास पूरा करने वाले हैं। ये जगह हमारी है। यद्यपि हमारे युवा स्वामी तुम्हें मार नहीं सकते, लेकिन तुम्हें गंभीर रूप से घायल करने में उन्हें कोई समस्या नहीं है। इससे दिव्य नगरी की ओर से मिलने वाली सजा से बचाव हो जाएगा। ये चापलूस एक के बाद एक अपनी बात दोहराते रहे। उनमें से एक ने तो कियोनियो की ओर उंगली उठाकर उसे उकसाया और फिर मुड़ गया। उसे पूरा यकीन था कि कियोनियो और उसके साथियों को आखिरकार यह सब चुपचाप सहना ही पड़ेगा। छोड़ो इससे, चलो चलते हैं, चू शियाओरान ने कहा। चू शियाओरान स्वभाव से स्वाभिमानी थी, इसलिए वह चुपचाप नहीं बैठ सकती थी। लेकिन वह इस विकट परिस्थिति के आगे बेबस थी। जब चू शियाओरान जाने ही वाली थी तभी उसने देखा कि ये यून हिली तक नहीं। ये यून, हाँ, कोई जल्दी नहीं। ये यून मुस्कुराया। इन सिरफिरे चापलूसों के सामने तो मिट्टी की मूर्तियां भी क्रोधित हो जाती, लेकिन ये यून ने इसे दिल पर नहीं लिया और न ही उसका जाने का कोई इरादा था। ये यून, कहीं तुम उन पर हमला तो नहीं करना चाहते? ये यांग हाओरान युआन फाउंडेशन क्षेत्र के मध्य चरण में है। 2 महीने से उससे न मिलने के कारण चू शियाओरान ने अनुमान लगाया था कि ये यून की शक्ति फिर से बढ़ गई होगी। लेकिन चाहे वह कितनी भी बढ़ जाए, वह युआन फाउंडेशन क्षेत्र के मध्य स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती थी। जब ये यून ने ली होन को हराया था तब ली होन का साधना स्तर युआन आधार के करीब ही था। पर्पल ब्लड और युआन फाउंडेशन के बीच बहुत बड़ा अंतर था। नहीं, मुझे अपनी सीमाएं पता है। चलो थोड़ी देर यहीं रुकते हैं और देखते हैं, ये यून ने अपने होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान लिए हुए कहा। ये यून के होठों पर आए मुस्कान देखकर चू शियाओरान का दिल एक अजीब तरह से धड़कना भूल गया। असल में ये यून तो बस सामान्य रूप से मुस्कुरा रही थी, लेकिन चू शियाओरान को लगा कि उसकी इस मुस्कान में एक शरारत भरी झलक है।
अध्याय 286 मुसीबत खड़ी करना। तुम जा क्यों नहीं रहे हो? यांग हाओरान के चमचों ने दूर से चिल्लाकर आवाज लगाई। ये यून ने पलटकर चिल्लाते हुए कहा, हम तुम्हारे वीरान जानवरों को नहीं चुराएंगे। हमारे लिए यहाँ खड़े होकर देखना ठीक रहेगा, है ना? क्या तुम युवा स्वामी हाओरान की पशु चिन्ह संघनन तकनीक चुराने की कोशिश कर रहे हो? ये यून के इरादों को भांपते हुए उसके चमचों ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, तो क्या हुआ अगर हम तुम्हें देखने दें? तुम्हें लगता है कि पशु चिन्ह संघनित करना ऐसी चीज है जिसे तुम सिर्फ देखकर सीख सकते हो? उन्हें रहने दो, यांग हाओरान ने कहा। चूंकि वे स्वेच्छा से उनकी श्रोता बनी थी, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं थी। इसके अलावा चू शियाओरान और चू लू दोनों ही युवतियां थीं। सुंदर लड़कियों का श्रोता होना कोई बुरी बात नहीं थी। युवा स्वामी हाओरान का एस्पेक्ट टोटेम जल्द ही प्रगति करने लगेगा, है ना? एक नौकर ने यांग हाओरान से पूछा। हाँ, अगर आज सब ठीक रहा तो शायद आज ही काम पूरा हो जाएगा। यांग हाओरान को अपने आप पर पूरा भरोसा था क्योंकि वह एस्पेक्ट टोटेम में काफी कुशल था। हालांकि उसने युआन फाउंडेशन लेवल से पहले एस्पेक्ट टोटेम नहीं बनाया था, लेकिन उसके द्वारा बनाए गए सभी बीस्ट मार्क उच्च गुणवत्ता के थे। इसलिए युआन फाउंडेशन लेवल के बाद भी टोटेम मिस्टिक तकनीक में उसकी साधना बहुत तेजी से आगे बढ़ी। युवा स्वामी हाओरान वाकई महान है। आप युआन फाउंडेशन क्षेत्र के मध्य चरण में एक विशिष्ट श्रेणी का एस्पेक्ट टोटेम बनाने वाले हैं। भविष्य में युआन फाउंडेशन क्षेत्र के शिखर पर आपके पास पशु सेनापति श्रेणी का एस्पेक्ट टोटेम होगा। जब आप मानव स्वामी बनेंगे तो ये पशु राजा श्रेणी का होगा, और मानव स्वामी के शिखर पर यह शायद आदिम प्रजाति श्रेणी का भी हो सकता है। एस्पेक्ट टोटेम की श्रेणी उजाड़ जानवरों के समान थी। सामान्यतः केवल ऋषि ही आदिम प्रजाति स्तरीय पहलू टोटेम को संघनित कर सकते थे। यांग हाओरान के ऋषि बनने की संभावना लगभग शून्य थी। उनके लिए भी शीर्ष मानव स्वामी बनना बेहद मुश्किल था, और शीर्ष मानव स्वामी स्तर पर आदिम प्रजाति का पहलू टोटेम धारण करना तो और भी कठिन था। बहुत ज्यादा चूमने से नितंबों की त्वचा सचमुच फट सकती है। कियोनियो ने यून के बगल में ठंडे स्वर में कुछ बुदबुदाया। उसने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी कर ली थी ताकि उसके नौकर उसे न सुन सके और एक और झगड़ा न हो। अपनी डिस्क निकालिए और इसे रिकॉर्ड कीजिए। हमें युवा गुरु हाओरान के एस्पेक्ट टोटेम के विकास की प्रक्रिया को रिकॉर्ड करना होगा। भविष्य में यह वीडियो अनमोल साबित होगा। कुछ चापलूसों ने कहा कि एक वीडियो डिस्क एरे को बाहर निकाला गया और यांग हाओरान के पशु चिन्ह की संघनन प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया गया। कुछ दिन पहले उन्होंने हर पल इसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ये यांग हाओरान के शानदार इतिहास के रिकॉर्ड थे जो दूसरों को उनके प्रति प्रशंसा और सम्मान की भावना जगा सकते थे। ये यून और उसके साथियों के देखते ही यांग हाओरान ने अपने पशु चिन्ह को सघन करना शुरू कर दिया। हालांकि यांग हाओरान के पास लड़कियों की कमी नहीं थी, फिर भी वह विपरीत लिंग के इन उत्कृष्ट सदस्यों के सामने अपनी धाक जमाना चाहता था। वह इन नौसिखियों को एक शानदार प्रदर्शन देना चाहता था। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को ब्लैक गोल्ड ऑक्स के शव के साथ जोड़कर यांग हाओरान ने अपने टोटेम रहस्यवादी तकनीक में दर्ज अभिलेखों के अनुसार प्रक्रिया का पालन किया और अनियंत्रित और विघटित शुद्ध यांग ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए धीरे धीरे उसे आकार दिया। बैंगनी रक्त क्षेत्र के योद्धाओं के लिए पशु चिन्ह का संघनन करना बहुत कठिन था, लेकिन युआन आधार क्षेत्र में डेंटियन के युआन आधार बनने के कारण योद्धाओं के लिए ऊर्जा को नियंत्रित करना आसान हो गया। ऐसा होने पर अधिकांश योद्धा पशु चिन्ह का संघनन करने में सक्षम हो गए। यदि युआन फाउंडेशन क्षेत्र का कोई योद्धा पशु चिन्ह का संघनन नहीं कर पाता था तो ये बहुत शर्मनाक बात थी। जैसे जैसे एकत्रित शुद्ध यांग ऊर्जा बढ़ती गई, अखरोट के आकार का एक दृश्यमान प्रकाश का गोला दिखाई दिया। चू लुओ ने पहले कहा था कि वह जिस पशु चिन्ह को संघनित करती है वह मूंगफली के आकार का होता है और वह इसे केवल दुर्लभ अवसरों पर ही संघनित कर पाती है। अब यांग हाओरान सहज प्रयास से अखरोट के आकार का एक प्रकाशपिंड बना सकता है। यही युआन फाउंडेशन क्षेत्र और पर्पल ब्लड क्षेत्र के बीच का अंतर था। युवा स्वामी हाओरान सचमुच प्रतिभाशाली हैं। कुछ चमचों ने उनकी प्रशंसा की। ये केवल चापलूसी भरे शब्द नहीं थे, बल्कि उनके दिल से निकले शब्द थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ताया दिव्य नगरी युआन फाउंडेशन क्षेत्र के 99% योद्धा यांग हाओरान की तरह आसानी से पशु चिन्ह नहीं बना सकते। यहाँ तक कि कियोनियो, जो कि बेहद आक्रोशित थी, उसे भी यह स्वीकार करना पड़ा कि यांग हाओरान को गर्व करने का पूरा अधिकार था। जैसे ही अखरोट के आकार का प्रकाश का धब्बा एक राक्षस चिन्ह में बदलने वाला था, ये उनने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल के साथ एकीकृत किया और चुपचाप एक बैंगनी भंवर प्रकट हो गया। बैंगनी क्रिस्टल मुक्त ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता था। जब काला स्वर्ण बैल मरा तो उसने जो ऊर्जा छोड़ी वह मुक्त ऊर्जा थी। ये यून इस ऊर्जा का उपयोग अपनी वीरान स्वर तकनीक का अभ्यास करने के लिए कर सकता था, या वह इसे बिना किसी समस्या के सीधे अवशोषित कर सकता था। लेकिन अगर वह उस ऊर्जा का उपयोग करके एक एस्पेक्ट टोटेम बनाना चाहता तो उसे एक टोटेम रहस्यवादी तकनीक का उपयोग करना पड़ता, और उस टोटेम रहस्यवादी तकनीक को उपयोग करने से पहले घातक ची के साथ प्रतिध्वनित होना आवश्यक था। चूंकि यून ने ब्लैक गोल्ड ऑक्स को नहीं मारा था, इसलिए यह असंभव था। लेकिन अगर वह परेशानी खड़ी करना चाहता था तो यह बहुत आसान था। महज एक विचार से दूर स्थित शुद्ध यांग ऊर्जा पल भर में अस्त व्यस्त हो गई। इस समय यांग हाओरान के नियंत्रण में मौजूद पशु चिन्ह आधा संघनित हो चुका था। वह चिन्ह ठीक उसके सामने था और वह उसे अपने शरीर में समाहित करने की तैयारी कर रहा था। ऊर्जा में अचानक आए उथल पुथल ने यांग हाओरान को चौंका दिया। उसे प्रतिक्रिया करने का लगभग कोई समय नहीं मिला। धमाका, ये यून की पुतलियां सिकुड़ गईं और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से बैंगनी क्रिस्टल की शक्ति को नियंत्रित करते हुए ऐसा लगा जैसे उसने एक तीर चलाया हो। धमाका, ऊर्जा का वह गोला यांग हाओरान के चेहरे से 1 फुट से भी कम दूरी पर फट गया। यांग हाओरान बुरी तरह से चौंक गया। वह पीछे की ओर झटक कर उठा, लेकिन विस्फोट की लहरों से उसका चेहरा पीला पड़ गया। बिजली के झटके से उसके सिर के बाल भी बिखरे हुए थे।
उसके लंबे बाल बेतरतीब ढंग से नीचे लटक रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यांग हाओरान को घेरे हुए और उसकी प्रशंसा और चापलूसी करने वाले उसके चमचे भी बिजली के झटके की चपेट में आ गए, जिससे उनकी हालत दयनीय हो गई। यांग हाओरान और उसके काले पड़ चुके चेहरे पर दिख रहे पीले भावों को देखकर वे अवाक रह गए। आखिर हुआ क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। आकाश में बची हुई ऊर्जा को देखकर विस्फोट की ऊर्जा की छवियां अभी भी उनकी आंखों में अंकित थी। सचमुच एक विस्फोट हुआ था, यह कोई भ्रम नहीं था। कुछ चापलूस अब भी अचंभित थे। युवा स्वामी हाओरान द्वारा संघनित पशु चिन्ह वास्तव में फट गया। सामान्यतः युआन फाउंडेशन क्षेत्र के मध्य चरण के योद्धाओं में केवल उनके द्वारा संघनित पशु चिन्हों की गुणवत्ता में ही अंतर होता था। संघनन प्रक्रिया के बीच में ही विस्फोट होने वाले योद्धाओं की संख्या बहुत कम होती थी। उन चापलूसों के अलावा चू लुओ और चू शियाओरान भी बेहद हैरान थे। क्या यांग हाओरान सच में असफल हो गया? इसी क्षण क्यूनियो अचानक जोर से हंस पड़ी। हाँ, तुम्हारे पापा हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हैं। पहले किसने कहा था कि हम चुपके से यंग मास्टर हाओरान की पशु चिन्ह संघनन तकनीक सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि हम इसे सीख नहीं पाएंगे। अरे हम सच में ऐसी तकनीक सीख ही नहीं सकते। हाँ, क्यूनियो ने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा और उसकी आवाज में धृष्टता थी। यांग हाओरान की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने क्यूनियो को जानलेवा निगाहों से देखा। क्यूनियो ने बेशर्मी से कहा, क्या तुम लोगों को मारना चाहते हो? अगर तुम अपने पिता को नहीं मारोगे तो तुम्हारे पिता आज भी तुम्हारे द्वारा पशु चिन्ह बनाने का रिकॉर्ड रखेंगे। फिर ताया दिव्य नगरी में यह ऐलान होगा कि युवा स्वामी हाओरान पशु चिन्ह बनाने में असफल रहे, और फिर शर्मिंदगी गुस्से में बदल जाएगी और वह लोगों को पीटेंगे। क्यूनियो पूरी तरह से अभेद्य था। उसे यांग हाओरान की किसी भी हरकत से डर नहीं था। यांग हाओरान ने ताना मारते हुए कहा, ये तो बस ऐसे पक्षी हैं जिन्हें आसमान की ऊंचाई का अंदाजा ही नहीं। महज इसलिए कि कभी कभी ये किसी हंस को नीची उड़ान भरते देख लेते हैं, ये हंस से भी ऊंचा उड़ने की कोशिश करते हैं। कितना बड़ा मजाक है ये। जानवर को लुभाने वाली घास का इस्तेमाल करो, यांग हाओरान ने बिना सिर घुमाए अपने साथी से कहा। उसकी आवाज किसी तलवार की तरह तीखी थी। जानवरों को लुभाने वाली घास। येची नाम का नौकर पूरी तरह से अचंभित था। जानवर लुभाने वाली घास से एक विशेष गंध निकलती है जो निर्जन जानवरों को आकर्षित करती है। दिव्य वन्य क्षेत्र में आमतौर पर जानवर लुभाने वाली घास का उपयोग किया जाता था। उल्कापिंड रसातल में जानवर लुभाने वाली घास का उपयोग करना अत्यंत खतरनाक था, क्योंकि वहां कई शक्तिशाली निर्जन जानवर मौजूद थे। अगर इसकी वजह से कोई ऐसा खूंखार जानवर आकर्षित हो जाए जिसे वे संभाल न सके तो उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि मैं इसे संभाल नहीं सकता? यांग हाओरान की आवाज में हत्या का भाव साफ झलक रहा था। येची ने गहरी लार ली। उसमें यांग हाओरान की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं थी। उसने पशु लुभाने वाली घास को नीचे रखा और रसायनों से उसे प्रज्वलित किया। इसके साथ ही एक अजीब सी गंध फैल गई। जानवरों को लुभाने वाली घास का असर तुरंत दिखाई दिया। 8 मिनट से भी कम समय में एक दहाड़ सुनाई दी। एक विशाल काले जानवर का सिर एक बड़े पत्थर के पीछे से प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और वह लालच भरी निगाहों से जानवरों को लुभाने वाली घास को घूर रहा था। नीले रक्त वाला बंदर। उस निर्जन राक्षस के अचानक प्रकट होने पर यांग हाओरान की आंखों में रक्तपिपासा उमड़ आया। उसने पहला हमला किया और पलक झपकते ही वह नीले रक्त वाले वानर के सामने प्रकट हो गया और अपनी तलवार नीचे की ओर चला दी। यांग हाओरान ने उस पर जरा भी दया नहीं दिखाई और उसे जानलेवा वारों से कुचल दिया। लगभग 10 सेकंड में ही उसने नीले रक्त वाले वानर को मार डाला। नीले रक्त वाले वानर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। यांग हाओरान ने क्यूनियो और उसके साथियों को देखा। बैंगनी तलवार से अभी भी खून टपक रहा था, मानो वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हो। देखो, यही है तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी। हम्फ। क्यूनियो ने ठंडी सांस ली। वह यांग हाओरान से डरता नहीं था, लेकिन वह जानता था कि यह शायद यांग हाओरान की गलती थी। अगर यांग हाओरान गंभीर हो जाता तो उसके पास हंसने की कोई वजह नहीं बचती। इसी क्षण यीयुन दबे पांव आगे बढ़ा और अनजाने में ही उसकी आवाज क्यूनियो तक पहुंच गई। भाई न्यू, क्या आपने अभी अभी वीडियो रिकॉर्ड करने की इच्छा नहीं जताई थी? क्यूनियो ने सिर हिलाया और जवाब दिया, रिकॉर्ड करने लायक कुछ खास नहीं है। यांग इस बार जरूर सफल होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे सुर्खियों में रिकॉर्ड करूं? अगर वह सचमुच सुर्खियों में है तो इसे डिलीट कर दो। अगर कभी वह असफल हो जाता है तो, यीयुन ने लापरवाही से कहा। अच्छा सुझाव। इतना कहकर क्यूनियो ने एक वीडियो डिस्केरे निकाला। आखिर इसे रिकॉर्ड करने में उसका कुछ नुकसान तो था ही। क्यूनियो की हरकतें देखकर यांग हाओरान हंसे। ये बेवकूफ, सच में ये सिर्फ ताकतवर है, दिमाग बिल्कुल नहीं। जब उसने अपने टैटू को छोटा किया तो उसके स्तन के निशान का फटना एक सदी में एक बार होने वाली घटना थी। क्या उसे सच में लगता है कि मैं वही गलती दोबारा करूंगा? यांग हाओरान ने अपनी डेंटिन में क्यूई को समाहित किया और आसानी से ब्लू ब्लड एप की ऊर्जा को निकालकर अखरोट के आकार का एक ऊर्जा पिंड बना लिया। यांग हाओरान ने जानबूझकर क्यूनियो के लिए ऊर्जा रक्त को इस तरह से संरेखित किया ताकि वह बेहतर कोण से वीडियो रिकॉर्ड कर सके। ऊर्जा का वह प्रवाह धीरे धीरे स्पंदित होता हुआ यांग हाओरान की ओर बढ़ा। उसका लगभग 80% भाग पशु चिन्ह के आकार का था। यह दृश्य देखकर यांग हाओरान बेहद प्रसन्न हुआ। क्यूनियो पर उसकी नजर शक्ति प्रदर्शन थी। अखरोट के आकार के उस विशालकाय पशु चिन्ह का स्वरूप स्पष्ट था। इसने बैंगनी रक्त क्षेत्र के योद्धाओं को भी पीछे छोड़ दिया। क्या आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं? तो इसे रिकॉर्ड कर लीजिए। यांग हाओरान ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए अपना मुंह खोला और पशु चिन्ह को अंदर खींच लिया। इस क्षण यांग हाओरान के चेहरे के भाव बदल गए और उसका चेहरा पीला पड़ गया। धमाका। बिना किसी चेतावनी के ब्लू ब्लड ऐप का पशु चिन्ह यांग हाओरान से 3 इंच की दूरी पर फट गया। यांग हाओरान की प्रतिक्रिया चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, बहुत देर हो चुकी थी।
वह अत्यंत तेजी से पीछे हटा, लेकिन विस्फोट के कारण उसका मुंह खून से लथपथ हो गया। यहाँ तक कि उसके दांत भी लगभग गिर पड़े। पेंग यांग हाओरान जब पीछे हट रहा था तो वह एक चट्टान से टकरा गया और लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उसने बैंगनी तलवार का सहारा लेकर अपना संतुलन बनाया। इस समय यांग हाओरान के बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था और उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। आखिर हुआ क्या? अध्याय 287, मुसीबत को टालना। हा, तुम्हारे पापा हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हैं। तुम्हारे पापा हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हैं। कियोनियो हंसते हुए उछल कूद करने लगी। पापा नियू ने अपनी जिंदगी में ऐसा शानदार शो पहले कभी नहीं देखा। भाई ये आपकी भविष्यवाणी तो बिल्कुल सटीक थी। शुक्र है मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया। कियोनियो ने यी उनके कंधों पर जोर से थप्पड़ मारा। उसने खुशी से अपने हाथों में वीडियो डिस्केरे लहराया। यांग हाओरान तो बिल्कुल ही बेवकूफ था। ये यून हंसते हुए बोली, मैं तो बस कह ही रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा सच में होगा। क्या यही वो मशहूर बदजुबान है? हा, कैसी गंदी जबान है। ये तो बुद्ध का मुख है। जो कहोगे वही होगा। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि उस बदमाश के मुंह में ये फट क्यों नहीं गया। कियोनियो ने कुछ अफसोस जताते हुए कहा। यह सुनकर ये यून की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या ये वही तथाकथित तारांकन अपशब्द नहीं था? ये कियोनियो वाकई दुष्ट थी, लेकिन यह असंभव था, भले ही वह वास्तव में यांग हाओरान के मुंह में इसे विस्फोटित करना चाहता। 3 इंच की दूरी यी यून की सीमा थी। जैसे ही पशु चिन्ह बनता, पशु चिन्ह और यांग हाओरान के दांतियान के बीच संबंध मजबूत हो जाता और पशु चिन्ह की ऊर्जा एक स्वामी की ऊर्जा बन जाती। ऐसा होने पर बैंगनी क्रिस्टल अब इसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। कियोनियो के हाथ में डिस्केरे देखकर यांग हाओरान ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और उसके नाखून उसकी त्वचा में गहरे धंस गए। आज क्या हो रहा था? ऐसा क्यों हुआ? युवा स्वामी, यह महज एक दुर्घटना थी, है ना? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यांग हाओरान के कठोर भाव को देखकर एक नौकर ने अनुमान लगाया। चुप रहो, यांग हाओरान ने गहरी गुर्राहट के साथ कहा। वह नौकर तुरंत चुप हो गया और उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। क्या कोई दुर्घटना 2 बार हो सकती है? इसके पीछे क्या कारण था? यांग हाओरान सचमुच पागल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समस्या कहाँ है। उसे तो ये भी शक था कि उसकी आत्मा में कुछ गड़बड़ है। क्या अचानक उसकी आत्मा पशु चिन्हों को संघनित करने के लिए अनुपयुक्त हो गई है? कारण चाहे जो भी हो, यांग हाओरान को लगा कि आज साधना करना व्यर्थ है। अपनी लगातार असफलताओं को नजरअंदाज करते हुए वह अपनी वर्तमान मानसिक स्थिति को भी शांत नहीं कर पा रहा था। किसी एस्पेक्ट टोटेम को विकसित करने के लिए मन की शांत अवस्था आवश्यक होती है। लोगों के एक समूह द्वारा उसे देखे जाने और किसी के द्वारा डिस्केरे वीडियो रिकॉर्ड किए जाने के कारण यांग हाओरान को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह मंच पर प्रदर्शन करने वाला एक विदूषक हो। हालांकि यांग हाओरान एक और पशु चिन्ह को संघनित करने का प्रयास करना चाहता था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उसे यह आभास था कि उसका तीसरा प्रयास भी विफल हो जाएगा। उसने कुछ गहरी सांसें ली, तब जाकर वह अपने गुस्से को शांत कर पाया। अपने हाथ में बैंगनी तलवार लिए वह कियोनियो की ओर चल पड़ा। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम लड़ना चाहते हो? कियोनियो को यांग हाओरान का सामना करने का आत्मविश्वास नहीं था। आखिर वह ताया डिवाइन सिटी की पृथ्वी रैंकिंग में लगभग 100वें स्थान पर था। यहाँ तक कि यून भी उसके सामने टिक नहीं पाया था। मुझे डिस्केरे दे दो, मैं तुम्हारे लिए जगह खाली छोड़ दूंगा। चूंकि वह फिलहाल साधना करने में असमर्थ था, इसलिए यांग हाओरान ने जाने की योजना बनाई। अतः वह स्थान स्वाभाविक रूप से कियोनियो और उसके साथियों के लिए खाली हो जाता, लेकिन वह नहीं चाहता था कि कियोनियो को उसके दयनीय प्रदर्शन का रिकॉर्ड मिले। कियोनियो के स्वभाव को देखते हुए इस बात की पूरी संभावना थी कि वह डिस्केरे का वीडियो लीक कर देगा। ये बात यांग हाओरान को घोर घृणा से भर देती थी। कियोनियो ने चिढ़कर कहा। वह डिस्केरे का इस्तेमाल यांग हाओरान को फटकार लगाने और जले पर नमक छिड़कने के लिए करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, ये यून ने कहा, उसे दे दो। भाई ये। कियोनियो ने ये यून पर नजर डाली। उसे यांग हाओरान एक भद्दा व्यक्ति लगा और उसे लगा कि उसका अपमान न करना धिक्कार होगा। लेकिन चूंकि ये यून ने ऐसा कहा था, इसलिए कियोनियो ने इस बात को जाने देने का फैसला किया। ये यून ने कहा, हर बात में नियमों का पालन करो। उसे खुलेआम नाराज करने की कोई जरूरत नहीं है। यांग हाओरान की अपनी सीमाएं हैं। अगर वह सचमुच हमसे लड़ना चाहता है तो हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। युवा स्वामी हाओरान से शायद इस बार अनजाने में गलती हो गई। पहले कुछ वाक्य कियोनियो को संदेश के माध्यम से कहे गए। आखिरी वाक्य यी यून ने यांग हाओरान को कहा। यांग हाओरान ने डिस्केरे को उठाया और पीछे मुड़े बिना चला गया। यांग हाओरान को नाकाम देखकर कियोनियो ने अपने विचार पूरी तरह व्यक्त नहीं किए थे कि उसने जीभ चटकाते हुए कहा, कितनी अफसोस की बात है। यांग हाओरान को पसंद करने वाली बहुत सी लड़कियां हैं। मैं सच में जानना चाहता था कि अगर मैं उन्हें डिस्केरे दिखाऊं तो उनके चेहरे पर क्या भाव होंगे। युआन फाउंडेशन क्षेत्र के मध्य चरणों में लगातार 2 बार पशु चिन्ह संघनित करने में असफल। हाँ, पता नहीं यांग हाओरान के साथ क्या गड़बड़ हुई। कियोनियो बहुत खुश था। आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था। यांग हाओरान की वजह से उसके मन में कुछ कड़वाहट थी, लेकिन अब उसे राहत मिल गई थी। कितना अच्छा लग रहा था। कियोनियो उस बात को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था और उसने ये उनसे पूछा, मुझे कहना ही पड़ेगा, भाई आप तो बहुत अच्छे हैं। आपने उसे डिस्केरे इतनी आसानी से वापस कैसे दे दी? ये यून हंसते हुए बोली, इंसान होने के नाते आपको नियमों का पालन करना ही होगा। वैसे भी हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। ये यून के शब्दों को चूशान ने भी दोहराया। भाई ही सही कह रहे हैं। मामले को ऐसे मोड़ पर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है जहां से सुलझना असंभव हो। चुलुओ ने यह भी कहा, छोटा भाई ये यून बहुत प्रतिभाशाली है, फिर भी वह बहुत विनम्र है। वह अच्छा है और उसका दिल बहुत बड़ा है। यह एक दुर्लभ बात है।
समूह के लोग बातें करने लगे और ये यून मासूमियत से हंसने लगी। इन लोगों की नजर वाकई तेज है। मेरा स्वभाव हमेशा से अच्छा रहा है और मेरा दिल हमेशा से विशाल रहा है। ये यून ने उनकी प्रशंसा को शांतिपूर्वक स्वीकार किया। मुस्कुराते हुए उसने चू शियाओरान की निगाहों को देखा। चू शियाओरान उसे गहरी निगाहों से देख रही थी, जिसकी निगाहों में एक अवर्णनीय भाव छिपा था। ये यून का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि इस युवती ने कुछ भांप लिया हो? लेकिन चू शियाओरान को अगर हल्का फुल्का भी लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, तो यह सिर्फ एक अनुमान था। उसके पास किसी भी बात का कोई सबूत नहीं था। किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि यून एक बैंगनी रक्त योद्धा होने के नाते यांग हाओरान की पशु चिन्ह को संगठित करने की क्षमता को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। वैसे उन्होंने वो घास नहीं हटाई जो जानवरों को लुभाती है। ये यून ने जमीन पर पड़ी घास को देखा और जल्दी से बात बदल दी। वह चू शियाओरान को ज्यादा सोचने से रोकना चाहता था। एक पल में ही वह अपनी आकृति को घुमाते हुए जानवरों को लुभाने वाली घास के किनारे पहुंचा और उसे उठा लिया। चू लुओ ने कहा, तुम्हारे द्वारा उठाई गई इस पशु लुभाने वाली घास का कोई खास असर नहीं है। एक बार गर्म हो जाने पर इसका असर केवल 2-4 घंटे तक ही रहता है। और उल्कापिंड रसातल में ये पशु लुभाने वाली घास बहुत खतरनाक है। हो सकता है कि तुम किसी शक्तिशाली निर्जन पशु को आकर्षित कर लो जिसका सामना करना तुम्हारे लिए असंभव हो। हालांकि चू लुओ ने ऐसा कहा था, फिर भी यी ने कुछ सोचने के बाद भी इस ल्यूरिन ग्रास को अपने पास रखने का फैसला किया। उसके अंतरस्थानिक घेरे में जानवरों को लुभाने वाली घास की गंध अवरुद्ध हो गई थी, इसलिए उसे निर्जन जानवरों को आकर्षित करने की चिंता नहीं थी। अब उन्होंने उल्कापिंड खाई की परिधि में स्थित सबसे बेहतरीन घाटी पर कब्जा कर लिया था, जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यहाँ प्रचुर मात्रा में शुद्ध यांग ऊर्जा से भरे निर्जन जीवों के साथ प्रशिक्षण करने से उनका बहुत समय बचेगा। वे अलग अलग हो गए और घाटी से आगे बढ़ते हुए एक दूसरे की मदद करते रहे। ... पेंग धनुष की डोरी की गूंज के साथ ताइकांग धनुष द्वारा एक विशाल लाल पक्षी को मार गिराया गया। वह यून पर अचानक हमला करने की योजना बना रहा था। यह एक अग्निबाज था जिसे मनुष्यों के हृदय और जिगर खाना पसंद था। किंवदंती है कि जंगल में रहने वाली कुछ जनजातियों की ऐसी दफनाने की परंपराएं थी जिन्हें यून ने अपने पिछले जीवन में देखा था। वे मृतकों के शवों को अग्निबाजों को खिलाकर दफनाने की विधि अपनाते थे, जिससे उनकी आत्माएं स्वर्ग में जा सके। पवन चक्कर तीर अग्निबाज के पेट को भेद गया था। मरने से पहले उसके नुकीले पंजों ने यून पर वार किया, लेकिन उसे नीचे नहीं गिराया। लेकिन यून पूरी तरह से तैयार था। उसने 1000 सेना की तलवार से वार किया और एक ही हमले में अग्निबाज को काट डाला। वाह भाई, यी कियूनियो ने प्रशंसा की। वह यून की सटीकता की नहीं बल्कि उसकी ताकत की प्रशंसा कर रहा था। एक अग्निबाज को भेद पाना यह दर्शाता है कि उस तीर में निहित शक्ति अत्यंत भयानक थी। ये यून ने कुछ नहीं कहा और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल से जोड़ दिया। जैसे ही बैंगनी प्रकाश घूमने लगा, फायर फाल्कन के भीतर मौजूद शुद्ध युवांची एक पशु चिन्ह में संघनित हो गई। अब तक यून ने इस घाटी में 2 अग्निसुआ और 1 अग्निबाज का शिकार किया था, लेकिन जब उसने अपने शरीर में पशु चिन्हों को समाहित कर लिया तो उसे लगा कि 10,000 पशु टोटेम पहलू टोटेम बनाने से वह अभी भी बहुत दूर है। ऐसा लगता है कि मैं इस प्रशिक्षण अभियान को जारी नहीं रख सकता। मुझे किसी अन्य टोटेम रहस्यमय तकनीक के लिए ताया दिव्य शहर लौटना होगा। ये यून जब यही सोच रहा था, तभी अचानक उसे घाटी के पीछे से एक चीख सुनाई दी। उसके बाद एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। अरे क्या बात है? ये यून घबरा गया। उसके बगल में कियूनियो और चू शियाओरान ने अपने हथियारों को कसकर पकड़ रखा था। आश्चर्य प्रकट होने से पहले ही जानलेवा इरादा फैल चुका था। ये यून ने अपने बैंगनी क्रिस्टल की दृष्टि खोली और पीछे का दृश्य देखा। उसकी दृष्टि में एक चमकती हुई ऊर्जा की आग थी। इसे देखकर ये यून का दिल जोर से धड़कने लगा। यह एक भयानक निर्जन पशु था, लगभग राजा श्रेणी के निर्जन पशु के स्तर का, और वह उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। और उस निर्जन जानवर के आगे आगे यांग हाओरान दौड़ रहा था। एक और चीख! यांग हाओरान के चेले को उस निर्जीव दरिंदे ने जमीन पर पटक दिया। उसके पूरे धड़ में छेद हो गए थे और उसके अंग नष्ट हो गए थे। उसके सभी छिद्रों से खून बह रहा था। ये यून पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। हालांकि उसने पहले सुना था कि लाखों वर्षों में दिव्य वन में अनगिनत लोग मारे गए थे और ताया दिव्य नगर के साधकों में मृत्यु या विकलांगता की दर 20% थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने वास्तव में दिव्य वन में प्रशिक्षण के दौरान किसी साधक को मरते हुए देखा था। एक जीवित व्यक्ति, भले ही उसकी शारीरिक स्थिति कमजोर हो, फिर भी एक जीवन था, और वह पल भर में खून से लथपथ मांस के ढेर में बदल गया। दुनिया क्रूर थी, दिव्य वन्यभूमि क्रूर थी। युवक स्वामी, मुझे बचाओ! यांग हाओरान के पीछे एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, लेकिन यांग हाओरान को उस पर कोई ध्यान नहीं था। उसे बस इस बात का अफसोस था कि इस बार वह अपने साथ पर्याप्त साथी नहीं लाया था। जितने ज्यादा साथी होते, उतना ही वे उसके पीछे मौजूद उस विशालकाय राक्षस को रोक पाते। आधा सेकंड भी रोकना काफी होता। लेकिन कोई बात नहीं, यांग हाओरान को अभी भी याद था कि यून, चू शियाओरान और उनके साथी इस घाटी में प्रवेश कर चुके थे। ये यून, चू शियाओरान और उनके साथी उसके चमचों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। उनके पीछे होने से उसके जीवित रहने की संभावना काफी बढ़ गई थी। इसी विचार के साथ यांग हाओरान ने अपनी गति बढ़ा दी और ये यून और उसके साथियों की ओर दौड़ पड़ा। ये सब पलक झपकते ही हो गया। ये यून ने जोर से चिल्लाकर कहा, भागो! इतना कहकर ये यून मुड़ी और भाग गई। ओह! चू शियाओरान और कियूनियो के पास ये यून की ऊर्जा दृष्टि नहीं थी और उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ था। हालांकि उन्होंने चीख सुनी और ये यून की प्रतिक्रिया देखकर उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत ही यून के पीछे भाग गईं। चूशान और चू लुओ ने भी देर नहीं की। वे समूह में सबसे कमजोर थे। ये यून जैसे व्यक्ति को पीला पड़ते देख वे समझ गए कि कोई भयानक शक्ति प्रकट हुई होगी।
ऐसे हालात में तो वे पल भर में मारे जाएंगे। कुछ हिचकिचाहट के बाद उन्होंने अनिच्छा से अपने जीवन रक्षक तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने मेटेलिक फायर एंट का सामना करते समय नहीं किया था, एक्सट्रीम स्पीड एरे चार्म। इस समय यही एक चीज थी जो उनकी मदद कर सकती थी। अध्याय 288 कृपान के साथ एक। यांग हाओरान वाकई दुष्ट है, ये यून ने मन ही मन शाप दिया। ये घाटी उल्कापिंड खाई में गहराई तक जाती थी। तर्कसंगत रूप से यदि यांग हाओरान रात के लिए डेरा डालने की जगह ढूंढने से पहले घाटी से बाहर निकलना चाहता तो उसे उल्कापिंड खाई की बाहरी परिधि की ओर जाना चाहिए था। उस भयानक निर्जन राक्षस से सामना होने के बाद उसे बाहर की ओर भाग जाना चाहिए था। अगर वह राक्षस उल्कापिंड की खाई की सीमा से बाहर नहीं निकलना चाहता तो शायद वह बच सकता था, लेकिन यांग हाओरान का चुनाव इसके बिल्कुल विपरीत था। वह वापस उल्कापिंड रसातल में भाग गया। स्पष्टतः यांग हाओरान को विश्वास था कि उल्कापिंड खाई से उसके बच निकलने की संभावना बहुत कम है, इसलिए उसने मुसीबत को दूसरी तरफ मोड़ दिया और दूसरों को पीछे रहने दिया। ये यून, क्या हो रहा है? चू शियाओरान ने पूछा, लेकिन जैसे ही उसने पूछा ये यून को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि उसने यांग हाओरान को उनकी ओर दौड़ते हुए देखा और यांग हाओरान के पीछे एक विशाल सुनहरी मकड़ी थी। वह बाघ जैसी धारियों से ढकी हुई थी और उसके सिर पर 3 हरी आंखें थीं। उसका पूरा शरीर चमक रहा था। ये तो 3 आंखों वाली मकड़ी है। चू शियाओरान ने अपने दिमाग में मौजूद जानकारी खंगाली और 3 आंखों वाली मकड़ी ही सबसे सटीक लग रही थी। लेकिन 3 आंखों वाली मकड़ी में न तो बाघ जैसी धारियां होती हैं और न ही उसका शरीर चमकता है। क्या ये कोई विकृत जानवर हो सकता है? चू शियाओरान ने गहरी ठंडी सांस ली। दिव्य वन में अनगिनत निर्जन जीव थे और उनकी कई किस्में थीं। कभी कभी खजाना निगलने जैसी विशेष संयोगवश घटनाओं या अन्य कारणों से उनमें से कुछ में परिवर्तन आ जाता था, और अधिकांश उत्परिवर्तन उन्हें उनके मूल स्वरूप से भी अधिक शक्तिशाली बना देंगे। असल में एक 3 आंखों वाली मकड़ी पहले से ही बहुत ताकतवर होती है और चू शियाओरान जानती थी कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ऊपर से यह एक उत्परिवर्तित 3 आंखों वाली मकड़ी थी। यांग हाओरान का भाग जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वे एक गहरी घाटी में थे और वहां जाने का केवल एक ही रास्ता था। अगर वे उस विकृत मकड़ी से बच नहीं पाए तो शायद वे सब यहीं मर जाएंगे। लोगों, भागो मत, रुको और मेरे साथ मिलकर इस दुष्ट को मार डालो। चू शियाओरान और उसके साथियों के पीछे से यांग हाओरान चिल्लाया। तेज हवा के कारण उसकी आवाज रुक रुक कर आ रही थी। उसने कहा, मैं अभी उस राक्षस से लड़ रहा था। हालांकि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, पर उससे बहुत कमजोर भी नहीं हूं। तुम्हारी मदद से जीत पक्की है। अगर हम भागते रहे तो अंततः वह हमें बारी बारी से मार डालेगा। यांग हाओरान दहाड़ा। चूशान लगभग रुक ही गया क्योंकि यांग हाओरान की बात में सच्चाई थी। वे अब उल्कापिंड खाई में गहराई तक जा रहे थे। जितना गहरा वे जाते, राक्षसों की संख्या और उनकी शक्ति बढ़ती जाती। यह आत्महत्या के बराबर था। अगर वे हताशा में लड़ने के लिए रुक जाते तो उनके बचने की संभावना थी। उसकी बातों पर विश्वास मत करो। जिस क्षण चूशान हिचकिचाया, यही उनकी उग्र आवाज उसके कानों में गूंजी। वह बस तुम्हें धीमा करना चाहता है ताकि तुम उसकी पीठ के पीछे खड़े हो सको। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि अगर तुम रुक गए तो वह तुम्हें पीछे छोड़ देगा और सबसे पहले भाग निकलेगा। ये यून अपनी बैंगनी क्रिस्टल दृष्टि से उत्परिवर्तित 3 आंखों वाली मकड़ी की शक्ति को महसूस कर सकता था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे उनके जैसे बच्चों का समूह संभाल सके। शायद अगर कोई मानव स्वामी आ जाए तो वह इस 3 आंखों वाली मकड़ी को संभाल सकता है। आगे 10 किलोमीटर दूर एक गहरा तालाब है। तालाब का पानी इतना ठंडा है कि हड्डियां जम जाती हैं और वह अथाह गहरा है। शायद हम उसी के रास्ते बच निकले। भागते हुए समूह ने शांत भाव से कहा। वह एक योद्धा थी जो बर्फीले नियमों का अभ्यास करती थी, इसलिए वह उल्कापिंड रसातल के अत्यंत ठंडे स्थानों से अच्छी तरह परिचित थी। क्या आपने कभी गहरे तालाब की खोजबीन की है? ये यून ने जोर देकर पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस कुछ 100 मीटर तक ही नीचे गई। इससे ज्यादा नीचे जाने पर तो घोर अंधेरा होता है और मुझे पता नहीं कि यह रास्ता कहाँ जाता है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ी। शायद ये किसी भूमिगत नदी की ओर जाता हो। चू शियाओरान ने तुरंत अपना विश्लेषण दिया। 10 किलोमीटर हम तय कर लेंगे। चलो जोखिम उठाते हैं। ये यून ने फैसला कर लिया। अपनी ताकत के दम पर वे पूरी रफ्तार से 10 किलोमीटर की दूरी लगभग 100-200 सेकंड में तय कर सकते थे। चूशान और चू लुओ को गति सरणी का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसकी बदौलत वे साथ चल पा रहे थे। अगर ऐसा नहीं होता तो ये यून भी उनका सामना नहीं कर पाता, क्योंकि वह खुद को भी नहीं बचा सकता था। यांग हाओरान अपनी गति के कारण उन सभी के करीब पहुंच रहा था, क्योंकि उसकी गति उन सभी से तेज थी। ये छोटे बदमाश बड़े चालाक हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, मैं फिर भी तुम सबको पीछे छोड़ दूंगा। यांग हाओरान ने दांत पीसते हुए कहा। उसे बर्फीले तालाब के बारे में भी पता था। 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। बर्फ का कुंड करीब आता जा रहा था, लेकिन रूपांतरित 3 आंखों वाली मकड़ी दूरी कम करती जा रही थी। अचानक बिना किसी चेतावनी के ये यून और उसके साथियों के सामने एक विशालकाय काले रंग का बंदर के आकार का भयानक जानवर प्रकट हो गया। यह एक कुलीन बंदर था। वे सभी चौंक गए। इससे पहले यांग हाओरान ने जिस निर्जन जानवर को आकर्षित करने वाली घास का उपयोग करके बुलाया था और फिर उसे मार डाला था, वह एक नीले रक्त वाला बंदर था। यांग हाओरान शक्तिशाली था, लेकिन उसे इसे मारने से पहले कुछ और हमले करने पड़े। कियोनियो और चू शियाओरान के लिए नीले रक्त वाले बंदर को मारना बेहद मुश्किल होगा। उसकी रक्षात्मक शक्ति धातुई अग्नि चींटी से कहीं अधिक मजबूत थी। मेटेलिक फायर एंट की कमजोरी उसके एंटीना थे, लेकिन ब्लू ब्लड ऐप की कोई कमजोरी नहीं थी। इसका अचानक प्रकट होना और उनका रास्ता रोक देना एक बुरे सपने जैसा था। ये बुरी बात है। समय अत्यंत महत्वपूर्ण था। चूशान और चूलुओं ने नीले रक्त वाले वानर को प्रकट होते देख निराशा का अनुभव किया।
अगर वे यहाँ कुछ सेकंड के लिए भी रुके रहे तो पीछे मौजूद 3 आंखों वाली मकड़ी उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देगी। यहाँ तक कि यांग हाओरान को भी उस राक्षस को मारने में 10 सेकंड लगे थे, तो वे इसे कैसे पार कर पाएंगे। जब वे लगभग घोर निराशा में डूब चुके थे तभी एक परछाई कौंधी और उनके ठीक सामने आ गई। ये यून 1000 सेना की तलवार हाथ में लिए आगे कूद पड़ा। उस क्षण उसकी आंखों में हत्या का भाव उमड़ रहा था, लेकिन उसका मन अत्यंत शांत था। कृपाण मकबरे के 32 शब्द उसके दिमाग में कौंध गए। तलवार के सत्य उसी क्षण अत्यंत स्पष्ट हो गए। बूम! ये यून के पीछे से तीव्र सूर्य ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिससे तांग घाटी का एक भव्य दृश्य प्रकट हुआ। जैसे किसी अजगर और बाघ की दहाड़ हो, 1000 सेनाओं की तलवार ये यून के शरीर का ही एक हिस्सा बनकर रह गई, मानो ये यून के साथ एक हो गई हो। सेबर ट्रुथ के 32 शब्द सेबर के साथ एक। ये यून का पूरा शरीर और 1000 सेना की कृपाण एक चकाचौंध कर देने वाली ब्लेड किरण में बदल गए, इससे पहले कि वह नीले रक्त वाले वानर पर वार करे। नीले रक्त वाले बंदर ने दहाड़ते हुए ये यून की ओर एक थप्पड़ मारा। इसकी विचित्र शक्ति इतनी थी कि एक थप्पड़ से ही पहाड़ी ढह गई। लेकिन ये यून बहुत तेज था। उसकी गति इतनी तेज थी कि नीले रक्त वाले वानर के हमले से पहले ही ये यून की तलवार नीले रक्त वाले वानर को लग चुकी थी। स्विश! रक्त के रंग की तलवार की किरण आकाश में ऐसे चमकी मानो प्रकाश को निगल गई हो, जिससे आसपास का वातावरण अंधकार में हो गया। ऐसा लग रहा था मानो इस पूरी दुनिया में केवल वही तलवार बची हो। नीले रक्त वाले वानर का शरीर कांप उठा और खून के छींटे फूट पड़े। ये यून के हमले ने नीले रक्त वाले वानर को ऊपर से नीचे तक 2 हिस्सों में बांट दिया था। तीव्र झटकों के कारण ब्लू ब्लड ऐप के दोनों हिस्से अलग अलग दिशाओं में उड़ गए और चट्टानों से बुरी तरह टकरा गए। ये यून और उसकी तलवार बंदर के शरीर में घुस गई, जिससे उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। ओह! ये यून के पीछे खड़ी क्यूनियो और चू शियाओरान दोनों चौंक गईं। चूशान और चूलुओ को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। पहले भी ये यून ने दूसरे निर्जन राक्षसों को मारकर अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन ज्यादातर उसने छल कपट से ही ऐसा किया था। उसने निर्जन राक्षसों की कमजोरियों पर हमला किया था, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। एक भयानक रक्षात्मक शक्ति वाले नीले रक्त वाले वानर पर एक ही वार में सीधा हमला करके उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। यहाँ तक कि उनके पीछे दौड़ रहे यांग हाओरान का दिल भी एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। ये हमला बेहद भयावह था। उसका सबसे शक्तिशाली हमला भी इतना नुकसान नहीं पहुंचा सका। बेशक आक्रमण शक्ति किसी की युद्ध क्षमता का सिर्फ एक पहलू थी। यांग हाओरान के पास अभी भी वे फायदे थे जो ये उनके पास नहीं थे, जैसे कि एस्पेक्ट टोटेम, नियमों की गहरी समझ और युआनची की प्रचुर मात्रा। लेकिन फिर भी ये सब यांग हाओरान को भयभीत कर देते थे। क्या पर्पल ब्लड क्षेत्र के योद्धा की आक्रमण शक्ति इस स्तर तक पहुंच सकती है? यांग हाओरान को अचानक यह एहसास हुआ कि आज ये यून को नाराज करने के बाद अगर ये यून बच गया तो वह संभवतः यांग हाओरान से और भी तीव्र तरीके से बदला लेगा। इस बात के ख्याल मात्र से ही यांग हाओरान के दिल में हत्या करने का इरादा जाग उठा। ये यून, क्या तुम ठीक हो? चू शियाओरान ने अपनी गति तकनीकों का उपयोग करते हुए तेजी से जमीन पर चलते हुए कहा। उस हमले से ये यून पूरी तरह से थक गया था। पिछले 2 महीनों में कृपाण मकबरे के कृपाण संबंधी रहस्यों को समझने के अथक प्रयास के बाद यह उसके द्वारा किया जा सकने वाला सबसे शक्तिशाली हमला था। तलवारबाजी का मूल उद्देश्य हत्या करना था। यदि मन अजेय हो तो व्यक्ति अन्य सभी क्षेत्रों में भी अजेय हो जाता था। सेबर मकबरे के मालिक द्वारा छोड़े गए सेबर ट्रुथ के 32 शब्दों में सबसे भयावह बात इसके हमले थे, और रेडियंट संची द्वारा सेबर ट्रुथ को शक्ति प्रदान किए जाने से निस्संदेह हमले की क्षति अधिकतम हो जाती थी। लेकिन ये यून के बैंगनी रक्त स्तर की साधना के साथ इस हमले को शक्ति देने के लिए इतनी अधिक युआनची ऊर्जा की खपत हुई। इसे एक हमले में ही उसकी युआनची की लगभग आधी शक्ति समाप्त हो गई, जिससे उसके लिए आगे लड़ना मुश्किल हो गया। यदि उसकी साधना का स्तर युआन फाउंडेशन क्षेत्र तक पहुंच जाता तो वह बिना किसी समस्या के उसी हमले को 10 बार दोहरा सकता था। इसी कारण ये यून पृथ्वी पंक्ति के सैकड़ों सैनिकों में शामिल मध्यस्तरीय युआन फाउंडेशन क्षेत्र के विशेषज्ञों से मुकाबला करने में असमर्थ था। ये यून द्वारा एक ही हमले में नीले रक्त वाले वानर को मार गिराने के बाद चुशान, क्यूनियो और उनके साथियों का मनोबल बहुत बढ़ गया। वे एक ही सांस में बर्फीले कुंड की ओर दौड़ पड़े। लेकिन ठीक उसी क्षण यांग हाओरान ने अचानक पीछे से एक अजीब सी चीख निकाली। अध्याय 289, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसना। यांग हाओरान की अजीबोगरीब चीख सुनकर ये यून प्रसन्न हो गया। अगर वह बदमाश विकृत 3 आंखों वाली मकड़ी के हाथों पकड़ा गया तो ये सबके लिए खुशी का मौका होगा। ये प्रतिशोध था और यांग हाओरान राक्षस को कुछ देर रोककर उन्हें कुछ समय दे सकता था। बेशक इससे पहले कि यून ध्यान केंद्रित करके देख पाता कि यांग हाओरान के साथ क्या हुआ है, उसने एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनी, जैसे ऊर्जा का एक प्रवाह ज्वालामुखी की तरह अराजक रूप से फूट पड़ा हो। यांग हाओरान ने उच्च श्रेणी के विस्फोटक डिस्क सरणी में विस्फोट कर दिया था। इस डिस्क सरणी ने उत्परिवर्तित त्रिआंख मकड़ी की गति को थोड़ा धीमा कर दिया और उसके बाद यांग हाओरान के शरीर से एक हल्का सुनहरा आभा उत्सर्जित हुआ। उसकी गति तुरंत बढ़ गई और वह यून और उसके साथियों की ओर दौड़ पड़ा। उस बदमाश की मौजूदगी वाकई डरावनी है, ये यून ने मन ही मन कोसते हुए कहा। लेकिन ये तर्कसंगत था। यहाँ तक कि चूशान और चूलू भी अपनी जान बचाने के लिए विशेष डिस्क एरे और एरे चाम खरीदते थे, तो यांग हाओरान ऐसा क्यों नहीं करेगा? उनके जैसा व्यक्ति प्रशिक्षण के दौरान इतनी आसानी से नहीं मरेगा। ये यून के दिमाग में कई विचार कौंध रहे थे और ठीक उसी क्षण चू शियाओरान द्वारा वर्णित बर्फीला कुंड उनके सामने प्रकट हो गया। खड़ी चट्टान के नीचे एक गहरा नीला तालाब था। घाटी में हवा चल रही थी, लेकिन पानी बिल्कुल शांत था, उस पर कोई हलचल या लहर नहीं थी। ये ठंडे जैद पत्थर के टुकड़े की तरह शांत था। इस तरह के बर्फीले तालाब से एक बहुत ही रहस्यमय अनुभूति होती है। ये रहा, चू शियाओरान ने कहा। इस समय समूह के पास ये तय करने का समय नहीं था कि बर्फीले कुंड के अंदर क्या है।
वे पूरी गति से सीधे बर्फीले कुंड में घुस गए। छप छप पानी उछलकर ऊपर आया। जैसे ही ये यून पानी में उतरा, उसे ठंडे पानी की चुभती ठंड का एहसास हुआ। यह इतना ठंडा तापमान था कि किसी व्यक्ति की हड्डियों तक जम जाती थी। यह आश्चर्य की बात थी कि इतने कम तापमान पर भी यह बर्फीला तालाब जमा नहीं। और इतना ही नहीं, ये यून को लगा कि बर्फीले तालाब का पानी भारी और चिपचिपा था। उसमें बहुत अधिक प्रतिरोध था और यह बहुत अजीब था। ये यून ने आगे कुछ नहीं सोचा और अपने शरीर की शुद्ध यांग ऊर्जा को प्रवाहित किया, जिससे ठंडक तुरंत दूर हो गई। वह बर्फीले तालाब में तैरती हुई एक जीवंत मछली की तरह था। इससे पहले ये यून ने ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट के विशाल जल में ड्रैगन नृत्य का अभ्यास किया था, इसलिए वह गहरे पानी में गोता लगाने से बहुत परिचित था। उन पांचों ने एक दूसरे की मदद की। चू शान और चू लुओ बाकी तीनों से कमजोर थे, लेकिन अपनी पूरी युआनची का इस्तेमाल करके वे ठंडे तालाब के पानी का सामना करने में सक्षम रहे। छप छप एक और भारी वस्तु पानी में गिर गई। यांग हाओरान उसके पास पहुंच गया था। ये बदमाश, इस दुनिया में कोई न्याय नहीं है। वह वास्तव में मरा ही नहीं, कियोनियो ने दांत पीसते हुए ये कहा। इस समय उनमें से कोई भी अपनी रक्षा करने में असमर्थ था, इसलिए किसी को भी यांग हाओरान की परवाह नहीं थी। वे सभी अपनी पूरी ताकत लगाकर तालाब में और गहराई तक तैरने लगे। कुछ ही देर में आसपास का वातावरण अंधेरा हो गया। उस पूल में प्रकाश को पूरी तरह से अपारदर्शी बनाए रखने की असाधारण क्षमता थी। पूल में कई मीटर नीचे गोता लगाने पर भी व्यक्ति अपने सामने अपनी उंगलियां नहीं देख पाता था। हालांकि वे सभी अपनी पूरी ताकत लगाकर पानी में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पानी में एक भी आवाज नहीं थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। वह रहस्यमय गहरा कुंड किसी राक्षस के विशाल मुंह की तरह था, जिसने उन सभी को निगल लिया था। इस क्षण यही उनको समझ आ गया कि चू शियाओरान पहले केवल आधे पानी में ही क्यों उतरी थी और आगे क्यों नहीं बढ़ी थी। ये गहरा कुंड सचमुच बेचैनी का भाव पैदा कर रहा था। किसी को नहीं पता था कि नीचे क्या है। पानी में ध्वनि, प्रकाश और अनुभूति का कोई स्थान नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वे अनंत अंधकार में फंस गए हों। यह नरक के पौराणिक द्वार जैसा था, और यदि वे और गहराई में तैरते तो सीधे नरक में पहुंच जाते। क्या सब लोग यहाँ हैं? चू शियाओरान की युआनची ट्रांसमिशन की आवाज ये उनके कानों में गूंजी। तालाब में लगभग 200 मीटर की गहराई तक पहुंचने के बाद उनमें से कुछ लोग लगभग 10 मीटर की दूरी पर अलग हो गए थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे की उपस्थिति का एहसास करना मुश्किल हो रहा था। हालांकि योद्धा अंधेरे में देख सकते थे, फिर भी उन्हें थोड़ी सी रोशनी की आवश्यकता होती थी। बिना किसी रोशनी वाले वातावरण में योद्धा कुछ भी देखने में असमर्थ होता था। इसके अलावा तालाब में युआनची के उतार चढ़ाव में तीव्र कमी देखी गई। इस कमी के कारण चू शियाओरान का युआनची संचार भी रुक रुक कर होने लगा। यहाँ ये यून ने अपनी आवाज प्रसारित की। उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि खोली, लेकिन उस विचित्र तालाब में ऊर्जा दृष्टि से देखने की क्षमता जमीन की तुलना में बहुत कम हो गई थी। फिर भी ये चू शियाओरान और उसके साथियों से कहीं बेहतर थी। ये यून ने सबसे पहले ऊपर की ओर देखा कि क्या उत्परिवर्तित 3 आंखों वाली मकड़ी अभी भी उनका पीछा कर रही है। लेकिन ये यून के ठीक ऊपर शांत पानी में एक रूपांतरित 3 आंखों वाली मकड़ी थी। उसकी गति धीमी हो गई थी क्योंकि वह अज्ञात गहरे कुंड से डर रहा था। वह इतनी तेजी से नीचे गोता लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कई निर्जन जीव मनुष्यों की तुलना में अशुभ स्थानों को बेहतर ढंग से भांप सकते थे। यही एकमात्र अच्छी खबर थी। लेकिन ये यून और उसके साथियों को अभी भी पानी में और गहराई तक उतरना था। कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि विकृत 3 आंखों वाली मकड़ी अचानक से फिर से पागलों की तरह उनका पीछा नहीं करेगी। ओह, यांग हाओरान! ये यून ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि में यांग हाओरान को देखा। तालाब के पानी के कारण हुए अंधेरे की वजह से यांग हाओरान ने उनके बीच एक दूरी बना ली थी। वे एक दूसरे से लगभग 100 मीटर दूर थे। ये बदमाश! ये यून गुस्से से भड़क उठी। यांग हाओरान ने शुरू से ही प्रशिक्षण मैदान पर अपना कब्जा जमा रखा था। ये यून द्वारा छलकपट से यांग हाओरान को वहां से जाने के लिए मजबूर करने के बाद यांग हाओरान ने अप्रत्याशित रूप से एक विकृत 3 आंखों वाली मकड़ी को आकर्षित कर लिया, जिसने लगभग उन सभी को खत्म कर दिया। इस घटना के पीछे का अपराधी सौभाग्यवश बच गया, जबकि उसके सभी अनुयायी मारे जा चुके थे। लेकिन फिलहाल ये यून यांग हाओरान का मुकाबला नहीं कर सकता था। बदला लेने की इच्छा होने पर भी वह उसे हरा नहीं सकता था। और अगर वह उसे हरा भी देता तो ताए दिव्य नगरी के नियमों के कारण वह यांग हाओरान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। ये यून को अब यांग हाओरान के बारे में सोचने की जहमत नहीं उठानी थी। उसने अपना ध्यान नीचे की ओर लगाया और ऊर्जा दृष्टि का उपयोग करके बर्फीले कुंड में रास्ता खोजने की तैयारी करने लगा। इस दृश्य को देखकर ये यून को झुनझुनी सी महसूस हो रही थी। लगभग 100 मीटर गहराई में 3 विशाल गुफाएं थीं। गुफा के मुहाने के आसपास पानी का तेज बहाव था। एक जबरदस्त खिंचाव के कारण पानी गुफा में समा रहा था। इससे 3 काले भंवर बन गए। ये यून को नहीं पता था कि ये भंवर कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन उसे तीव्र बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसी गुफा की गहराई अनुमान से कहीं अधिक थी। हालांकि एक योद्धा पानी में बहुत देर तक रह सकता था, लेकिन वह अनिश्चित काल तक उसमें नहीं रह सकता था। यदि गुफा इतनी गहरी थी कि उसका कोई तल न हो और वह किसी अज्ञात गुप्त स्थान तक जाती हो, तो संभवतः वे उस भूमिगत गहरे कुंड में ही मर जाएंगे। ये यून का पहला विचार भागने के लिए कोई और रास्ता चुनने का था। चून की उत्परिवर्तित 3 आंखों वाली मकड़ी से खतरा काफी कम हो गया था, इसलिए अथाह गहरी गुफाओं में जाकर अपनी जान जोखिम में डालने का कोई कारण नहीं था। हो सकता है कि गहरे तालाब में उनके लिए कोई और रास्ता हो। जैसे ही ये यून बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढ रहा था, अचानक उसे सिर से पैर तक एक कपकपी महसूस हुई। इससे उसका दिल सिकुड़ गया और उसके शरीर में रक्त प्रवाह रुक गया। गहरे तालाब के नीचे उनसे लगभग 50 मीटर दूर अजीबोगरीब मछलियों का एक झुंड था, जिसने उन्हें एक घेरे में घेर लिया था। ये सभी विचित्र मछलियां लगभग 1 फुट लंबी थीं।
वे पानी में चुपचाप तैर रही थी और धीरे धीरे उनके चारों ओर ऐसे इकट्ठा हो रही थी जैसे पानी के भीतर की आत्माएं हों। उनकी गोल सुनहरी आंखों में एक खालीपन सा भाव था। ऐसा लग रहा था मानो उनकी दृष्टि में कोई फोकस ही न हो। वे चुपचाप पास आ रहे थे। ये स्थिति चिंताजनक थी। हम चारों तरफ से घिर गए हैं। ये यून ने अपनी आवाज प्रसारित की। क्या चू शियाओरान और उसके साथियों को इन अजीब मछलियों का पता नहीं चला था? एक प्रकार का जलीय निर्जन जीव जो मछली जैसा दिखता है। दिव्य वन्यलोक नामक पुस्तक में ऐसे निर्जन जीवों के बारे में कोई विवरण नहीं है। इस तालाब में कम से कम 100 जीव मौजूद हैं। यह अजीब मछली भले ही छोटी हो, लेकिन ये यून अपने पिछले जीवन में हथेली के आकार की पिरान्हा मछलियों को नहीं भूल सकता था। अगर वे एक बड़े समूह में इकट्ठा हो जाती तो यह एक भयानक सपना होता था। जलीय निर्जन जीव। चू शियाओरान और उसके साथी तालाब में अंधे लोगों की तरह थे, इसलिए वे उस अजीब मछली को देख नहीं पाए। उन्हें नहीं पता था कि यून को उन जानवरों का पता कैसे चला, लेकिन चूंकि उसने ऐसा कहा था इसलिए इसमें कोई गलती नहीं थी। कहा कि यूनियो ने अपना हथियार निकालने की तैयारी में अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी को छुआ। ये यून ने मुंह बनाया। पानी की सतह से कुछ 100 मीटर नीचे अत्यधिक दबाव और कड़ाके की ठंड थी। साथ ही पानी भारी और चिपचिपा था। यह एक ऐसा वातावरण था जो देखने सुनने की क्षमता को कम कर देता था, जिससे उनकी युद्ध क्षमता लगभग 10-20% तक घट जाती थी। उदाहरण के लिए कियूनियो का हथियार एक विशालकाय ढाल था। ये यून कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कियूनियो उस भारी ढाल से पानी में तैरती मछलियों को कितना नुकसान पहुंचा सकती थी। और ये मछलियां जन्मजात समुद्री शिकारी थीं। पानी में वे अपनी युद्ध शक्ति को अधिकतम कर सकती थीं। अगर लड़ाई लंबी खिंचती तो उन पांचों के एक साथ लड़ने की संभावना बहुत कम थी। ये यून के मन में कई विचार कौंध गए। इसी क्षण चू शियाओरान, कियूनियो और उनके साथियों ने जलदैत्यों को देखा, जिनकी सुनहरी आंखें लाल चमकने लगीं। 100 से अधिक विचित्र मछलियों के बीच ऐसा लग रहा था मानो वे रात में भूतों से घिरे हुए हों, 100 जोड़ी लाल चमकती आंखों के साथ। चू शियाओरान और उसके सभी साथियों ने अपनी सांसें थाम ली। वे सचमुच चारों तरफ से घिरे हुए थे। वे एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस गए थे। अध्याय 290 गिरी हुई ताराद्वार। उन विचित्र मछलियों की चमकती लाल आंखों की रोशनी में समूह 5 मीटर की दूरी तक आसपास के वातावरण को धुंधला धुंधला देख पा रहा था। उन्होंने एक दूसरे की ओर पीट करके एक घेरा बनाया और विचित्र मछलियों के झुंड का सामना किया। ये यून ने अपने ताइकांग धनुष को कसकर पकड़ रखा था। इस समय वह अत्यंत शांत था। वह भली भांति जानता था कि यदि वे उनसे सीधे मुकाबले में उतरेंगे तो उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हमारे 100 मीटर नीचे 3 भंवर हैं। मैं अपने धनुष और बाण को संकेत मानकर जैसे ही मैं अपना बाण चलाऊंगा, हम सब वहां दौड़ पड़ेंगे। आप सभी अपने अंतरस्थानिक छल्लों में से सबसे भारी वस्तु निकाल लें ताकि आपका डूबने का गतिमान होना तेज हो जाए। साथ ही अपनी युआनची को चरम सीमा तक प्रवाहित करें। शायद हम भंवर में प्रवेश कर सकें। फिलहाल बचने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि भंवर में कई अज्ञात खतरे छिपे थे, फिर भी वहां रुककर मछलियों का भोजन बनने से बेहतर यही था। अच्छा, कियूनियो और उसके साथियों ने सहमति जताई। वे ये यून के संकेत वाले तीर का इंतजार करते हुए एकाग्रचित हो गए। ये यून ने गहरी सांस ली और अपनी हथेली पलटी। उसकी हथेली में एक वस्तु प्रकट हुई। ये थी राक्षस को लुभाने वाली घास। इससे पहले यांग हाओरान ने 20 ल्यूरिन ग्रास छोड़ी थी और यह अभी भी 2 घंटे तक प्रभावी थी। चूंकि ये यून को ये करना था, इसलिए उसने पूरी ताकत लगा दी। उसने अपनी युआनची को 20 ल्यूरिन ग्रास में समाहित कर दिया और उसकी सारी गंध को बाहर निकाल दिया। इसके बाद अपनी पूरी गति से ये यून ने 20 ल्यूरिन ग्रास को विंड चेजिंग एरो के खोखले तीर के नोक में भर दिया। फिर उसने अपना धनुष खींचा और तीर पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अपनी सारी युआनची उसमें डाल दी। पेंग, पानी में धनुष की डोरी जोर से गूंजी, मानो कोई जोरदार धमाका हुआ हो। पशुओं को लुभाने वाली घास की सुगंध से युक्त हवा को भगाने वाला तीर चला दिया गया। और ये यून ने जिस दिशा में तीर चलाया वह वही दिशा थी जिस ओर यांग हाओरान भाग रहा था। 20 ल्यूरिन ग्रास में पावर ऑफ डेसोलेट्स के खजानों जैसी सुगंध थी, इसलिए यह वीरान जानवरों को बहुत आकर्षित करती थी। ये अजीबोगरीब मछलियां 20 ल्यूरिन ग्रास का पीछा करने से पहले कुछ देर तक हिचकिचाती रहीं। मछलियों का यह विचित्र झुंड उस बिजली की तरह दिखने वाले तीर के पीछे तैरने लगा। पलायन। ये यून के कुछ कहने की आवश्यकता के बिना ही चू शियाओरान और उसके साथियों ने अपनी युआनची शक्ति को प्रज्वलित किया और जितनी जल्दी हो सके पुल के गहरे छोर की ओर तैरने लगे। ये यून के पीछे अभी भी कुछ अजीबोगरीब मछलियां थीं। ये यून और उसके साथियों द्वारा अचानक भागने की कोशिश के कारण मछलियां उनका पीछा करने लगीं। कियूनियो, चू शियाओरान चिल्लाए और कियूनियो ने अपने अंतरस्थानिक घेरे से एक विशाल ढाल निकाली। उसकी विशाल ढाल के आगे बढ़ने से अजीब मछली 75% तक कमजोर हो गई। अब वे अपने घेरे से कोई खतरा पैदा नहीं कर पा रहे थे। चू शियाओरान ने भी तलवार निकाली और कुशलता से वार किया। तलवार की ऊर्जा ने उनके रास्ते में आ रही 5 अजीब मछलियों को चीरते हुए रास्ता बना दिया। वे पांचों बिना रुके तालाब की तलहटी की ओर बढ़ते चले गए। कई मीटर तक गोता लगाने के बाद उन्हें एक तीव्र खिंचाव महसूस हुआ। उन्हें अब तैरने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वे भंवर में समाते जा रहे थे और खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। पानी का बहाव बहुत तेज था। भंवरों के पानी के बहाव से टकराते ही अजीबोगरीब मछलियां पीछे हट गईं। उन्होंने अपने शरीर को संतुलित करने के लिए अपनी पूंछ हिलाए और आगे बढ़ना बंद कर दिया। ये यून, चू शियाओरान और उनके साथियों की हालत आंधी में फंसे खरपतवार जैसी थी। वे अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे, इसलिए पानी के तेज बहाव ने उन्हें अनजाने में ही जमीन के नीचे खींच लिया। धमाका। ये यून और उसके साथी अथाह सुरंग में प्रवेश कर गए। सुरंग पूरी तरह से अंधेरी थी, इसलिए ये यून ने अपने बैंगनी क्रिस्टल दृष्टि का उपयोग करके अपने आसपास का दृश्य देखा। सुरंग लगभग 30 मीटर चौड़ी थी और चट्टानी दीवारें बेहद चिकनी थीं।
इसमें खींचे चले जाना किसी उड़ते हुए अजगर की सवारी करने जैसा था। गति इतनी तेज थी कि वे अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे। ये भूमिगत सुरंग सीधी नहीं थी, इसमें कई शाखाएं थीं। पानी की तेज धाराओं के कारण ये यून अपनी दिशा को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। एक शाखा से गुजरने के बाद ये यून ये देखकर अवाक रह गया कि उसके साथ चल रही चू शियाओरान, क्यून्यू और उनके साथी गायब हो गए थे। वह अकेला रह गया था। अथाह अंधेरे और बढ़ती गति के साथ ये यून बेहद विचलित महसूस कर रहा था। यह अज्ञात का भय था। उसे नहीं पता था कि इस भूमिगत दुनिया में क्या है। पानी का बहाव इतना तेज है तो निकलने का रास्ता तो जरूर होगा। शायद वो किसी भूमिगत नदी या झील तक ले जाए। ये यून ने खुद को दिलासा दिया। अगर इस भंवर से निकलने का कोई रास्ता नहीं था तो वो इस अंतहीन सुरंग में ही मर जाएगा। तेज धारा उसे लगभग 15 मिनट तक बहाकर ले जाती रही, फिर धीरे धीरे पानी ठंडा होना बंद हो गया। इसके बजाय अब वह गर्म होने लगा था। एक योद्धा भी इतनी देर तक अपनी सांस रोक नहीं सकता, इसलिए ये यून की सांस तो कब की खत्म हो चुकी थी। वह केवल अपने दांतियान में मौजूद युआंची का उपयोग करके ही अपने शरीर की गतिविधियों को बनाए रख सकता था। इसी क्षण ये यून को एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। उसे लगा जैसे किसी शक्तिशाली बल ने उसे दूर फेंक दिया हो। अचानक उजाला हो गया और जब ये यून ने अपनी आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि वह हवा में उड़ रहा है। मैं जा रहा हूँ। ये यून ने गहरी सांस ली और अपने शरीर को हवा में फैलाया। वह आसमान में लौटते पक्षी की तरह खुश था। ये यून ने मुड़कर पीछे देखा। उसने देखा कि एक विशाल छेद से पानी निकल रहा था जिससे एक झरना बन रहा था। झरने का दृश्य देखकर ये यून दंग रह गया। उसके नीचे लाल बादलों का एक समूह था। विशाल झरना उन लाल बादलों में समा रहा था। ये लगभग 30,000 मीटर ऊंचा झरना प्रतीत हो रहा था। ये दृश्य देखने में बेहद अद्भुत था। उफ! ये यून तेजी से नीचे उतर रहा था। जब वह लाल बादलों को चीरता हुआ निकला तो उसे गर्म हवा का एहसास हुआ। उसकी ओर उमड़ती हुई शुद्ध यांची घाटी की तुलना में 10 गुना अधिक समृद्ध थी। हालांकि उसने ताया पवित्र तकनीक का अभ्यास किया था, फिर भी ये यून को शुद्ध यांची की शक्ति का एहसास हुआ। जब उसने इसे अंदर खींचा तो ऐसा लगा जैसे उसकी दांतियां स्तन आग से जगमगा उठी हो। कितना लंबा! ये यून ने अग्नि बादलों को भेदते हुए नीचे फैली विशाल भूमि देखी। ये कम से कम हजारों मीटर तक फैली हुई थी। वह एक ऊंचे पर्वत की चट्टान से नीचे गिरने लगा था। जैसे ही वह जमीन के करीब पहुंचा, ये यून ने अपना धनुष उठाया और एक तीर चलाया जो सीधे खड़ी चट्टान पर जा लगा। तीर के पिछले हिस्से में एक रस्सी बंधी हुई थी। तीर की ताकत से ये यून रस्सी को पकड़े हुए चारों ओर घूम गया और आसानी से जमीन पर उतर गया। ये यून ने चारों ओर देखा। यह एक भव्य और रहस्यमय विचित्र दुनिया थी। आसमान में लाल रंग के बादल छाए रहे। पर्वतों की चोटियां निर्बाध रूप से फैली हुई थीं और बादलों के नीचे जीवन से परिपूर्ण थीं। उन्होंने विशालकाय लाल वृक्षों के समूह भी देखे। दूर क्षितिज पर बंजर लाल भूमि थी जिसकी लपटें आकाश तक फैली हुई थीं। वह मृत्युलोक जैसा प्रतीत हो रहा था। जीवन और मृत्यु के बीच एक स्पष्ट सीमा थी। दूर से जानवरों की गहरी दहाड़ें सुनाई दी जिससे दुनिया कांप उठी। ये दृश्य देखकर ये यून का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे यह कल्पना करना भी मुश्किल लग रहा था कि यहाँ ऐसी भूमिगत दुनिया भी हो सकती है। क्या भूमिगत दुनिया इतनी विशाल हो सकती है? क्या यह अभी भी उल्कापिंड खाई है? यह विचार ये यून के मन में कौंध गया, लेकिन उसी क्षण एक व्यक्ति आकाश से नीचे गिर पड़ा। ये यून ने ऊपर देखा तो पाया कि वह चू शियाओरान थी। हालांकि भंवर में कई शाखाएं थीं, लेकिन उनमें से अधिकांश शाखाएं एक ही दुनिया की ओर ले जा रही थीं। वाह! तलवार की ऊर्जा हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी और चू शियाओरान ने तलवार की ऊर्जा की प्रतिबिंबित शक्ति का उपयोग करते हुए आसानी से जमीन पर कदम रख दिया। ये यून की तरह वह भी अचानक इस दुनिया में प्रवेश करने पर सदमे से भर गई थी। ये जगह! चू शियाओरान ने अपनी भौहें सिकुड़ी। उसके सामने का दृश्य उसकी पुरानी यादों से मिलता जुलता था। धीरे धीरे उसे इस दुनिया की थोड़ी बहुत समझ आने लगी। मुझे डर है कि यह फॉलन स्टार गेट है। स्टार गेट का पतन! ये यून चौंक गया। वह स्पष्ट रूप से फॉलन स्टार गेट के बारे में जानता था। करोड़ों साल पहले एक विशाल तारा उल्कापिंड खाई में गिरा था। उसका केंद्र फॉलन स्टार गेट के भीतर था और यहाँ की शुद्ध यांग ज्वालाएं अनंत काल तक प्रज्वलित होती रहीं। फॉलन स्टार गेट उल्कापिंड रसातल का केंद्र था। ताया दिव्य नगरी में फॉलन स्टार गेट के बारे में बहुत कम जानकारी फैली हुई थी। इसका कारण ये था कि सामान्य साधक कभी भी यहाँ प्रवेश नहीं करते थे। क्या हम सचमुच फॉलन स्टार गेट में प्रवेश कर गए? क्या फॉलन स्टार गेट एक ऐसी जगह नहीं है जो अंतरिक्ष से गिरते हुए तारे के टकराने का परिणाम है? क्या किसी उल्कापिंड ने एक दुनिया को तहस नहस कर दिया? ये यून को यह अविश्वसनीय लगा। उसने पहले सोचा था कि उल्कापिंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह केवल एक बड़ा गड्ढा ही बनाएगा। करोड़ों वर्षों बाद यद्यपि शुद्ध यांग ज्वालाएं गड्ढे में अनंत काल तक जलती रहेंगी, फिर भी वह केवल आग की लिपटों से जलते नरक के समान दिखाई देगा। लेकिन उसकी आंखों के सामने का दृश्य देखकर यह कल्पना करना मुश्किल था कि यह सब एक उल्कापिंड के गिरने का परिणाम था। क्या इतना विशाल संसार भूमिगत था या भूमि के ऊपर? यदि यह जमीन के ऊपर था तो उल्कापिंड खाई के ऊपर से देखने पर उसे यह दुनिया क्यों नहीं दिखाई दी? यदि वह भूमिगत था तो उसके सिर के ऊपर विशाल आकाश और बादल क्या थे? चू शियाओरान ने कहा, यह जरूरी नहीं कि उल्कापिंड ही हो। यह महज एक कहावत है। मैंने पहले अपने पिता से सुना था कि उल्कापिंड खाई में गिरा तारा शायद किसी अद्वितीय विशेषज्ञ द्वारा छोड़ी गई गुफा रही होगी। करोड़ों साल पहले ये गुफा आकाश से गिरी और उल्कापिंड खाए और गिरे हुए तारा द्वार को तोड़कर खोल दिया। क्या? ये यून ये देखकर बेहद हैरान रह गई। एक अद्वितीय विशेषज्ञ द्वारा छोड़ी गई गुफा। क्या किसी गुफा ने उल्कापिंड खाई को तोड़कर एक शाश्वत शुद्ध यांग ज्वाला को जन्म दिया था जो करोड़ों वर्षों तक जलती रही? क्या किसी गुफा ने एक ऐसे भव्य और आकर्षक संसार को जन्म दिया था? इस तरह के अद्वितीय विशेषज्ञ का स्तर कैसा था?
ऐसे विशेषज्ञ द्वारा छोड़ी गई गुफा किस स्तर की होगी? क्या उस गुफा में उनके द्वारा छोड़ी गई कोई अविश्वसनीय धरोहर मौजूद थी? इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये यून के विचारों को समझते हुए चु शियाओरान ने आह भरी और हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, प्राचीन काल से ही ताया दिव्य राज्य के कई ऋषियों ने इस रहस्यमयी गुफा के प्रवेश द्वार को खोजने की उम्मीद में उल्कापिंड रसातल की खोजबीन करने का प्रयास किया है, लेकिन सब व्यर्थ रहा। इसलिए गिरे हुए तारे की गुफा होने की बात महज एक अटकल है। ये कहना असंभव है कि यह गुफा है या नहीं। भले ही यह सचमुच एक गुफा हो, हमारी किस्मत कितनी भी अद्भुत क्यों न हो, हम अपने जैसे नौसिखिए की मामूली क्षमताओं के साथ इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे।